पहली बार उन ब्रह्मपुरी की बदनाम गलियों में सीढ़ी चढ़ के पहुंची। वो पहला मतलब कुछ याद है कि जो वो आपने पहला कदम रखा होगा, क्या मन में आ रहा होगा? नहीं आया, मुझे शून्य हो गई थी। मुझे लगा था कहाँ जा रही है, लेकिन चाहना दे उसको, बस मेरे दिमाग में केवल उसकी तस्वीर घूम रही थी कि वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी मिल जाएगी। तो मैम ये बताइए, आपका जो ये संकल्प है, इसमें आपने अभी तक कितनी लड़कियों को रेस्क्यू करके अपने पास रखा जिनका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है? नहीं, अपने पास नहीं, मैंने शादी की उनकी। तो एक लड़की हमने एक ऐसे, क्या बताऊँ, ऐसे आदमी के यहाँ से निकाली जो तत्कालीन मंत्री। बहुत सारी सेक्स वर्कर खुद ये कहती हैं चोरी, लूट, डकैती से बेहतर तो ये देह व्यापार है। बिल्कुल, किसी को लूट नहीं रही, वो अपने जिस्म को बेच रही है ना। और आपने मजबूर किया उसे, इस समाज ने मजबूर किया जिस्म को बेचने के। वो किसी घर में घुस के लूट डकैती तो नहीं ना रही। हमारे मर्दों ने उन्हें प्यार की जाल में फंसा के वहाँ तक बेचा। समाज दोषी है। 100%। उसके आस पास में बहुत लड़कियां थी, बाद में उसकी हत्या हो गई उसी के कमरे में। मैं परवीन चौहान यूएस जर्नी में आपका स्वागत करता है और हमारी इस अजय यात्रा में एक नए पड़ाव की तरफ हम निकल पड़े हैं। हम आज उन गलियों की बात करेंगे जहां पर लोग जाने से कतराते हैं, और वह अंधेरी गलियां हैं रेड लाइट एरिया, जहां पर इस समाज में ये एक धब्बा है। और मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, बंगाल की बात करें, कलकत्ता की बात करें, आगरा की बात करें, या अपनी देश की राजधानी दिल्ली के जीबी रोड की बात करें, उन सब पर, उन बेटियों पर और जो रेड लाइट एरिया में काम करने वाले लोग हैं उन पर हमारे बात करने के लिए आज हैं अतुल शर्मा। कुछ आवाजें चीखती नहीं, वे दबा दी जाती हैं। ये पॉडकास्ट आज उन्हीं आवाजों के नाम है जो सुनाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती, बट इन आवाजों ने बहुत कुछ सहा होता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 500 से ज्यादा महिलाओं को रेस्क्यू कर इन आवाजों का दर्द समझा है और उनको बचाया है। इनका नाम है अतुल शर्मा जी, संकल्प से। थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। बेटा बुलाने के लिए। मैम, हम कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। आपने 30 साल की जर्नी इस काम में दे दी। क्या ऐसा लम्हा रहा आपके साथ जो आपने इस काम को करने के लिए अपने कदम बढ़ाए? और बहुत ही अच्छा, बहुत ही दिग्गज काम करते हैं आप, बिना डरे। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, तो प्लीज हमारे दर्शकों को कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं, सच में मैंने ये खुद से तो चुना ही नहीं। असलियत तो ये है कि ये मेरा कहीं चुनाव नहीं था, मैं जानती नहीं। और आज से कौन जानता है इतने बरसों पहले कि सोशल सर्विस क्या होता है, सामाजिक काम क्या होता है। और ख़ास तौर पर उस शहर के रहने वाले अगर रेड लाइट एरिया का नाम लें तो ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक बात है। तो वो नहीं था। ये तो कुदरत खींच खाच के वहाँ ले जाती रही। कभी ये कि बचपन में स्कूल जाना शुरू किया तो घर में अम्मा ने कहना शुरू कर दिया कि ऊपर नहीं देखना। पहले दिन से जा रहे हैं, तैयार हुए, नहीं देखना ऊपर, सीधे जाना। जब कौड़ी बाजार से निकलोगे तो अब स्वाभाविक एक बच्चा तो देखेगा ज़रूर। अच्छा, देखते जा रहे हैं तो फिर दुकानदार रोके, भाई किसकी लड़की हो? उनकी हैं तो क्यों देख रही है ऊपर? अच्छे घर की लड़कियां ऊपर नहीं देखती। तो एक उत्सुकता जागती रही। ऐसे ही समय बीतता गया तो 8वीं क्लास में आ गए और कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक दिन निकल के जा रहे थे तो एक खटखट की थोड़ी आवाज़ आई। देखती तो रोज़ थी, इतने वर्षों में भी देखना तो छोड़ा नहीं, चाहे कनखियों से देखा हो या कैसे भी। तो ऐसे देखा मैंने कि कोई जीने में क्या आवाज़ हुई, तो एक लड़की उतर रही थी बैसाखी से। तो वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। मैंने उसको देखा, उसकी भी नज़र मुझसे मिली, क्योंकि सुबह के वक्त इतनी भीड़ भाड़ होती नहीं। और उस समय, इतनी पुरानी बात मैं कर रही हूँ, 50 साल पुरानी। तो वो वापस लौट गई। मेरा एक बार मन हुआ कि मैं जाऊँ उसको पकड़ूँ, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी अम्मा तो कहती है वहाँ गंदी औरतें रहती, खराब औरतें रहती। लेकिन फिर मैं कहा, जो खराब औरतें मैं क्या करूँगी वहाँ, स्कूल तो आएगी। स्कूल नहीं आई वो 2 दिन 4 दिन। और मेरा बहुत खोजी स्वभाव था, बस भिड़ गए तो भीड़ नहीं है वहीं। फिर वो आई तो मैंने पूछा, छोड़ा नहीं उसे, भाई तू वहाँ क्या कर रही थी? मेरी अम्मा तो कहती है वो बहुत खराब औरतें रहती हैं। तो वो थोड़ी उम्र में बड़ी थी, बस उसने सीधे सपाट जवाब दिया, जो तब तो शायद मुझे समझ नहीं आया, कुछ आया कुछ नहीं, लेकिन बाद में आया कि उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। और जो वो काम करती है जिसके लिए उसे खराब कहा जाता है, वो काम करने लायक मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं पैर से लंगड़ी हूँ, काली हूँ, बदसूरत हूँ। तो उस लायक मैं नहीं हूँ जो मेरी माँ करती है। और इसीलिए ये मेरा अच्छा भाग्य है कि मैं ऐसी हूँ, तो इसलिए मुझे पढ़ने का मौका मिला।
कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, छोड़ो, फिर कुछ बात नहीं हुई आगे। फिर वो आना भी बंद हुई स्कूल, 8वीं के बाद वो नहीं पढ़ी या पढ़ी हो तो कहीं और जाके पढ़ी हो। समय बीत गया, फिर हमने एक और खुराफात की कि हम लव मैरिज की जिद पकड़ ली। अच्छा, तो लव मैरिज की जिद आपने पकड़ी? हमने पकड़ ली कि भाई 16 साल की हमारी उम्र की, हमको तो मतलब चर्चा जल्दी चलती थी, और भाई पता लगा कि अच्छा त्यागी जी की बेटी उस लड़के के साथ अफेयर, मतलब अफेयर नहीं कहते थे तब, हाँ। अरे वो चक्कर चल रहा है। तो हमारे घर तक भी आया, पिटाई विटाई भी हुई, और हमने कभी करनी शादी तो हमसे ही, अब कहीं और जाना नहीं है मत करो, हम शादी नहीं करेंगे। थोड़ी पिटाई विटाई के बाद अल्टीमेटली लोग मान गए और शादी हो गई कम उम्र में। 18 साल तक 2 बच्चे हो गए। 18 साल में बच्चे हो गए आपके? दोनों बच्चे हो गए मेरे। 16 साल की उम्र में शादी हो गई आप? 16 की तो हुए भी नहीं थे पूरे ठीक से। अच्छा, तो आपकी उनका ऐसे धक्का डेट दे ऑफ दो। बर्थ क्या है फिर आपकी ऐसा? 29 फरवरी 1964। 1964 से तो लगभग आपकी उम्र तो 62 साल होगी। आप सोचिए 62 साल, बहुत लंबी आपकी जर्नी है। हाँ बहुत लंबी जर्नी। मतलब वो शायद शुरुआत से ही कुदरत ने तय कर लिया था। वैसे मैं बहुत नास्तिक हूँ, मेरे घर में दिया बत्ती भी ढंग से होती नहीं कभी, पर ऊपर वाले को खींचना था, किसी ताकत को तो मानती हूँ। और बच्चे हो गए तो एक पड़ोस में महिला रहने आई, वो बच्चे को खिलाने लगी बहुत ज़्यादा, बहुत हर वक्त रखती थी, नहलाने धुलाने से लेकर, मेरा बेटा था छोटा तो गोविंदा बुलाती थी उसको, और 1-1.5 महीने का था तब। फिर ऐसे ही आपसदारी थोड़ी हो गई। वो मेरे से बहुत बड़ी थी, लगभग दुगनी उम्र की, मतलब 35-36 साल की रही होंगी। फिर भी कहती दीदी थी मुझे। तो फिर एक दिन उन्होंने सब बताया अपने बारे में कि मैं बहुत छोटी सी थी और मुझे एक ऐसी जगह बेच दिया। वो पहला मौका था जब मुझे पता लगा कि मेरठ के अलावा भी कहीं ऐसे बाजार हैं। उससे पहले नहीं, मैं मतलब आपको तब ये कहाँ लगा कि बाजार और कहीं है, या ये लगा कि लड़की बेच दी, ये आपके लिए अनुभव नहीं, था? मेरे लिए ये अनुभव था कि मैं तो सोचती हूँ यहीं पे ही लड़कियां आती हैं। बेचना भी मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता। मैं तो ये सोचती थी कि राजस्थानी औरतें आती हैं, जितना सुना, हाँ। जितना कि राजस्थानी औरतें आती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, पेट भरती हैं अपना। थोड़ा पढ़ने वढ़ने का भी बहुत शौक था तो कुछ किताबों से पढ़ा कि ऐसा ही कालबेलिया और ये सब नट कंजर बेड़िया लोग होते हैं, वो करते हैं। फिर पूरब में थोड़ा सा पढ़ा कि वहाँ शादियों में इनको बुलाने का रिवाज है। शादियों में वो नहीं आई जिसकी शादी में नाचने के लिए, तो शादी कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही थी। अरे हाँ, ऐसा भी होता ऐसा है। हाँ, मतलब पूरब अगर में कहीं ये नहीं आएंगी तो उसको तो मतलब मानते हैं इनके पास पैसा वैसा भी नहीं है, इनका तो कोई समाज में कोई रुतबा ही नहीं है, मतलब रुतबे के लिए रुतबे बुलाया के जाता लिए। था। हाँ हाँ, तो वो भी ऐसा सब धीरे धीरे पता लगा। पर जो उनका शॉकिंग था, ये मेरे लिए अजीब था कि कहीं और भी हैं इस तरह के बाजार। फिर एक दिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि भाई ये उस बाजार से, मेरा तो बातचीत करनी बंद हो जाएगी। बातचीत बंद हो जाएगी। हाँ, सही बात बिल्कुल हाँ, यही है कि लोग तो उन्हें वैसे ही बुरा मानते हैं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक काम कर सकती हो, मुझे मेरे घर वालों से मिलवा दो। मैंने कहा मैं कैसे मिलवाऊंगी? बोले मैं सब एड्रेस दूंगी, मेरे पास सब है, मुझे सब याद है, क्योंकि 9 साल की थी, 8-9 साल की जब मैं उठा लिया गया था, और मुझे एक बार मिलवा दो। मतलब उस महिला की ये बात तो आपकी पूरी मैं हाँ, समझना चाहूंगा। हाँ, मतलब वो तो 8-9 साल की थी, वो जब उसको उठा लिया गया, आपको 35 साल बाद मिली वो? इतने साल बाद मिली मुझे, मतलब हाँ, 35 बताइए। साल। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, वो भी पढ़ रहे थे, कोई हमारी रोजी रोटी का तो साधन था नहीं, हम तो दोनों पढ़ ही रहे थे, घर वालों पर डिपेंड थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने अपने फादर से कहा कि भाई एक बार इसको मिलवाने से, बेचारी ये घर में बचपन बिछड़ गई थी, अब ये यहाँ चौका बर्तन करती है, बड़ी सुंदर सी महिला थी, तो मिलवा दें। थोड़े नानुकर के बाद वो मान गया था, चलो एक अच्छा काम है। और तब तक उनको बिल्कुल नहीं पता था ये रेड लाइट एरिया से, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था अच्छा, आपने बताया नहीं? ना, ये तो बात जिक्र ही नहीं किया हमने। ये करते तो वहीं हम करते, 2 धप लगा के बिठा दिया जाता, कहाँ जाना है। हाँ, तो हम वहाँ गए, तो मैं स्वाभाविक ही ग्राम प्रधान के यहाँ गए और उनसे कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे हैं, उनको बुला दो या हमें मिलवा दो। तो उन्होंने कहा यहीं रुको और हम बुलाते हैं। वो आ गए, लंबे चौड़े आदमी, उनकी बीवी बड़ी कसकेदार एकदम, और 2 बच्चे बहू 14-15 साल के, बहन की सूरत से मिल रहे थे, वो शायद उसके बाद पैदा हुए। अच्छा। हाँ, तो मान लिया उन्होंने कि हमारी बेटी हो, तो दिख रही थी, माँ की तो बिल्कुल सूरत पाई थी उन्होंने। बहुत रोना धोना हुआ, बहुत सब चीज़ें बताया, ये तुम्हारे भाई हैं, बाद में पैदा हुए, जुड़वा बच्चे थे वो दोनों। और लेकिन सब बात पूछ के रोए भी बहुत, कह दिया कि हम नहीं रख सकते। मतलब घर वालों ने उन्हें रखने से मना कर दिया, मना पता कर होने दिया। के बाद भी? अच्छा, मुझे केवल इतना पता था कि भाई मैंने लव मैरिज किया, तो मेरे घर वाले बहुत दिन मुझसे नाराज रहे, तो इस बात पे नाराज हो सकते हैं कोई शादी कर ले खुद से, क्योंकि वो जमाना भी ऐसा था। आज भी है वेस्टर्न यूपी में तो कि लड़कियां अपनी मर्जी शादी कर, लड़के कर ले, चलो जी हो गए बेदखल, हाँ। या मारी दो, हॉरर किलिंग कर दो।
तो मैंने कहा ये कौन अपनी मर्जी से थोड़ी भाग गई थी, 8 साल की बच्ची थी, उठा ली किसी ने रंजिश में, और आप ही की रंजिश में उठाई, क्यों नहीं रखेंगे। और ये तो हमारे यहाँ, मैं पहले से मन बना गई थी। अच्छा, मैं बोल्डली इसलिए बोल रही थी, मुझे पता है कि तेरी तो आज खैर नहीं है। अब सबके सामने ये बात खुल गई कि ये होगा तो तेरा क्या होना है। तो मैंने कहा भाई हाँ इसे रखो। नहीं, कुल मिला के आपके मन में ये था कि अगर ये बात खुल गई तो मैं अपनी बात पूरी कैसे करूंगी, या फिर घर वाले बिठा लेंगे मुझे घर पे, मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे। आपको भी डर लग गया इस बात हाँ का? बिल्कुल मुझे डर दोनों लगा। डर थे ना आपको, उसको हाँ, भी बचाना उसको था भी बचाना था और घर का भी था। तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना करके मुंह फेर के चले गए। अब जबरदस्ती तो उसके पीछे नहीं भेजते, वापस ले आए। वापस जो महाभारत हमारे साथ पूरे रास्ते हुई है ना कि, और मुझे नहीं कह रहा कोई भी, मुझे कैसे करेंगे, मैं तो पर्दा करती हूँ अपने ससुर से। तो लगातार अपने बेटे को दुनिया भर की बात सुना रहे, ये बताओ ये मतलब उन्होंने तो बहुत गंदे शब्दों में कहा ये औरत, और बताओ ये घर में लेके आई उसको, बच्चों को खिलवाती है, इसके बच्चे भी नहीं है, और क्या काम नहीं कर सकती जरा से काम के लिए इस औरत का इसने साथ दिया, और हमें बेवकूफ़ बनाया ही हाल है। बहुत डांट पड़ी हमें, बहुत ज़्यादा पड़ी। अच्छा। तो हाँ, और हमें लग गया कि भैया आज तो हमें ये हमारे ताम तमाम समेत एक घर मैरिज पहुंचा ऊपर से घर से भी हाँ, बाहर, और घर वाले भी कहेंगे ले और ले शादी आज घर में भेज देंगे। घर आए हम, पर वो बड़ी समझदार थी, वो सब रास्ते भर भी सुन रही थी। फिर जो घर आके महाभारत हुई वो भी देख रही थी, क्योंकि हमारी मदर लोग को बताई कि ये सारी बात ये किया। उनका बस चलता तो मुझे कच्चा जब आ जाती, लेकिन वो किसी भी तरह मैं तो चुप बिल्कुल एकदम बैठी रही कबूतरी सी। फिर अच्छा, मैं थोड़ी सी मासूम सी दिखती थी नहीं, अच्छा, लेकिन दिखती थी तो इसलिए मुझ पे थोड़ा तरस मतलब आ ये गया। मानते हो कि आप मासूम नहीं थी? ना, मैं नहीं थी मासूम, चंचल कभी भी था नहीं मन, थी। हाँ, पूरे थोड़ी चंचल। बहुत थोड़ी ऐसी थी। तो मेरी ननद ने मेरे साथ दिया, मैरिड थी। उन्होंने कहा क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा ये तो कर दिया कि किसी को घर पहुंचा, इन्हें थोड़ी पता था कि ऐसा है कि वो औरत ऐसी होगी, अब छोड़ो जो। लेकिन वो सुन रही थी सब। अच्छा। हाँ, वो चली गई, हमें नहीं पता लगा। हमें तो सुबह पता लगा कि वो कहीं चली गई। हमने सोचा अपने घर चली गई, सामने किराए पे रहती थी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। कई दिन इंतजार देखा कि है कि नहीं है, पर वो नहीं थी। सामान उसके पास कुछ था ही नहीं, उन्हीं के यहाँ खाती, जिनका खाना बनाती थी एक का, और घरों में झाड़ू पोछा बनाती थी। फिर ऐसे बीत गया समय, मुझे भी सुकून हुआ, चलो जी मेरा घर बच गया। अब उसके 1.5 साल बाद लगभग वो आई, और कुछ फल मिठाई लेके, भाई दूज का दिन था, और उसने मुझे आके सीधे ऊपर आई पता था उसी के ऊपर है इसका कमरा। ऊपर आके बोली कि मुझे गोविंदा को दिखा दो एक बार। मैं अपने भाइयों को नहीं कर पाई, इसको टीका करने के लिए आई हूँ। मैंने कहा पहले मुझे ये बताओ इतने दिन गोविंदा कहाँ थी? कौन? मेरे बेटे को वो गोविंदा बुलाती थी। भाई आपने नाम रखा था बेटे का? नहीं, उसने नाम रखा था गोविंदा? वो खुद कहती थी उसे गोविंदा ही। मतलब बेटा सुंदर था या क्या था? बेटा ये मेरे बच्चे सुंदर ही है। बच्चे सुंदर थे, उसने अपने मन से नाम गोविंदा रखा। हाँ, उसने अपने मन से रखा, क्योंकि खिलाती भी वही थी। तो फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, उसे तो नहीं दिखाऊंगी। पहले ये बताओ कि कहाँ थी तुम अब तक, और ये कपड़े और सब ज्वेलरी और इतना फल वल लेके आई हुई कहाँ से लाई हो तुम? हाँ बेटा, तो खाने के लाले थे, खाने के लाले, कहाँ से पैसे आ गए? तो उसने कहा कि देखो माँ बाप ने नहीं रखा जिनसे पैदा हुई, तुम्हारा घर टूटते देख रही थी मैं, बच्चा हो तुम अभी, तुम्हें क्या कहती मैं, लेकिन मैं जहाँ से आई वहीं चली गई। तो फिर मुझे ये सोच बनी कि बस यहाँ चली गई कबड्डी बाजार, मतलब वो वापसी उसी रास्ते पे आ गई दोबारा? हाँ, वहीं चली गई मैं। तो मैंने कहा फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, पिछले जंजाल से निकली हूँ, ये तो बहुत और हो जाएगा, अभी तुम जाओ यहाँ से। और मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा ये तुम जाओ, अभी तो कोई नीचे वाले सुनेंगे कि तुम आइए ऊपर, क्योंकि बाहर की तरफ से जीना तो पता नहीं लग पाता था। वो चली गई, लेकिन जब वो आंगन में जाके, आंगन के बाद दरवाज़ा जैसे पुराने घरों में होता है, उसने मुड़ के देखा तो बहुत सारे आंसू भी थे, मुझसे शिकायतें भी थी उसकी नज़रों में। तो मुझे लगा यहाँ रहेगी, वो सब आंखें भी लगी हुई। उस समय पर आपको कबाड़ी बाजार की सच्चाई पता थी पूरी तरीके से? हाँ, तब पता लग गया। तब आपने तब नहीं रोका था? नहीं रोका। और फिर मैं वो आंखें नहीं कभी भूल पाई, जितनी शिकायतें थी उस आंख में, जितने आंसू थे, मैं चाह के भी नहीं रोक पाई। मैं अगर मेरे हस्बैंड भी जॉब में होते तो मैं उसे रोक लेती, वो भी पढ़ रहे थे उस समय, मैं भी पढ़ रही थी। मतलब इस बात की आपको टेंशन थी कि उसे रोक लेते तो शायद वो उस गली में नहीं जाती। तो ये दर्द आज तक आपके दिल में? आज तक भी। जब अब उनके मरने का सुना तो सुकून हुआ कि वो इस गलीज जिंदगी से मुक्ति पा गई। उसे भी मुक्ति की श्रेणी में आप लेती कि अगर आदमी इस शरीर को छोड़ दे हाँ तो मुक्ति हो जाए बस। वहाँ तो जिंदा मौत है, मौत है, जीते जी का नर्क है वो, किसी ने ना देखा हो तो वहाँ देख ले। और बस फिर कुछ बरस बीते, कुछ सामाजिक भी चीज़ें थी कि भाई मेरे दो देवर थे 3, उनकी भी शादी होनी थी, ननद की भी होनी थी। मुझे भी लग रहा था धीरे धीरे, जो बड़ी हो रही थी थोड़ा थोड़ा,
कि भाई इनकी शादियां नहीं होंगी अगर पता लगे कि घर में हाँ, एक कैसे- सामाजिक हमारा तो सामाजिक वही अलग सब है। आसपास का ये है, वो पूरा माहौल ऐसा है, माहौल गांव है आसपास हाँ, के, बिल्कुल। शहर भले ही हो चाहे लेकिन भले ही हो लेकिन गाँव ही है वो। गांव ही है तो एक तरह से। वो भी मुझे लग रहा था। उनकी सबकी शादियां हो गई, फिर हमारे सास ससुर की भी डेथ हुई। तो फिर मैंने उनसे कहा, उसमें मेरी 28 साल की उम्र थी। अच्छा, अब मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा मैं उसे ढूंढ लूँ। किसे मैंने कहा उसको ले जा ढूंढ ले। अरे लेकिन हाँ, और मतलब सुनो, आपके नहीं, उन्हें हस्बैंड यकीन ने नहीं था, इजाजत दे दी? उन्हें यकीन ही नहीं था कि मैं जाऊंगी, उनको यकीन नहीं था कि मैं तो चली ये जाऊंगी। आपको जो आपका ये समय बता रहे, ये जो दौर हाँ, उसके जाने का और हाँ, जब आपने अपने पति से हाँ, सवाल किया, ये हाँ। कितने समय बाद किया आपने? 10-15 साल हो गए थे। मतलब आपके मन में वो जहन में थी बात, रही हाँ, 10 साल वो तो हो ही आपको गए थे। कचोटती थी बातें? बराबर मुझे ये रहा कि मैं काश रोक लेती तो फिर से उस गली जिंदगी में ना जाती। पता नहीं वहाँ उसको खाना भुला मिल नहीं रहा पा है। रहे थे वे आंखें, नहीं, वो नहीं उसका मैं जाना, ना, वो मैं कभी भी नहीं भुला पाई। वो तो मैं बेटा अंत का समय गोविंदा कहना, ये भुला ही नहीं पा रहे ना, आप? ना, ये नहीं मैंने कभी भुलाई। बताइए। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं सच में जाऊंगी, मजाक नहीं कर रही। तो उनका चली जाओ, शर्त एक है। वहाँ पिट के आई, तुम्हारे कपड़े फटे, गालियां दी, यहाँ के रोना धोना नहीं मचेगा। यहाँ रोई तो समझो कि मैं बाहर निकाल दूंगा, सीधे अपने घर जाना, यहाँ मत रुकना। अच्छा जी। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। बच्चे कितने बड़े हो चुके थे जब तक? बच्चे ऐसे था, बेटा भी 7-8 साल का था, छोटे ही बेटी थे, 10 साल छोटे की ही थी। हाँ, वो हकीकत जानते थे? ना, उन्हें या क्या आप पता, क्या पता, ना, 7-8 साल उनको के क्या बच्चे पता। को और उस जमाने में कुछ कौन पता सी ही नहीं चर्चाएं लगता होती था। थी इन बातों पे। उस जमाने में ऐसी कोई बात भी हो तो वो घर के अंदर होती थी, बच्चों के सामने तो कौन करता था। और बस फिर मैं गई पहली बार। एक पल को ठिठकी मुझे आज भी याद है कि हमारे पड़ोस में एक रिक्शा वाला रहता था। एक ऐसी छोटा सा घर था, उसमें रहता था वो किराए पे। तो अक्सर उससे सामान मंगाते थे, क्योंकि हम हमारे जानवर भी रहते हैं, चारा गाय भैंस भी, तो चारा वारा लाता था वो, वैसी वाली उसकी रिक्शा थी। तो वो मुझे वहां बाजार में दिखा। अच्छा, वो मुझे, उसने तो मुझे देख के संकोच किया, पीछे हटा वो, लेकिन मैं उसे देख के संकोच कर रही। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं तो बता के आई हूँ, मैं कोई चोरी से तो आई नहीं हूँ, डरना भी किस तो बात मुझे का? किस बात का डरना। बस पहली बार सीढ़ी चढ़ी तो कभी लौटी नहीं। पहली बार कौन से साल में आप सीढ़ी चढ़ी सबसे पहले? ये है 93 की बात। 93 में आप पहली बार उन ब्रह्मपुरी की बदनाम गलियों में सीढ़ी चढ़ के पहुंची। वो पहला मतलब कुछ याद है कि जो वो आपने पहला कदम रखा होगा, क्या मन में आ रहा होगा, क्या सोचा कुछ होगा? नहीं आया, जैसे शून्य हो गई थी, मुझे लगा था मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन जाना जरूर है। उसको बस मेरे दिमाग में केवल उसकी तस्वीर घूम रही थी कि वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी मिल जाएगी, जाऊंगी तो मुझे सामने मिलेगी। तो वो कोठा बताओ किसका था, क्या था? उस महिला का नाम नहीं पूछ रहे, लेकिन कोठे का नाम तो पूछ सकते हैं आपसे। नहीं, कोठे का तो कोई नाम ही होते ही नहीं है, वो तो सब कोठे ही वहाँ तो है मुन्नी बाई का कोठा, नहीं, बबली बाई का कोठा, अभी पता नहीं तो, क्या क्या कोठे नाम अभी तो रखते मैं हैं। वो सुनहरी थी, अब तो वो नहीं रही हैं। अच्छा, और दोनों बहनें वही थी, राजस्थानी महिला थी। मैं उनके यहाँ पहली बार गई और फिर नहीं कभी लौटी, समझो। बहुत डांट पड़ी, बहुत ज्यादा। वो कहती है, बहुत सी ऐसी भी कहती थी बदतमीज है कि अब आप कोठे पे गई, उसकी बात बताओ। हाँ, ये जीनियों तू पे अच्छी चढ़ना। खासी है और यहाँ बैठ जा, कमा ले, तुझे पैसे मिलेंगे खूब। नहीं, जब बहुत जीने, कुछ। ये बताओ आप, हाँ, जीने पे चढ़ना आपने शुरू किया, वो पूरी जर्नी ऊपर तक जीने तक मुझे कैसे जाना? दुख तो हो रही थी हाँ। कि ऊपर जाऊंगी बहुत तेज, और मेरे थोड़ी सी मैं टेंशन में हूँ तो मेरे गाल वाल लाल हो जाते हैं, तो बहुत हो रहे थे। और जैसे अब तुमको लग रहा है कि कान गर्म हो रहे थे मेरे। मैं ऊपर चढ़ी तो मैंने कहा मैं आ जाऊं, क्यों, ये नहीं पूछा तुम कौन हो। अच्छा, क्यों, एक बैठी थी सामने, चालियाँ सी काट रही थी, क्या काम है। मैंने कहा नहीं काम तो नहीं है, आपसे मिलना था। क्यों, मेरे रिश्तेदार हो। मैंने कहा नहीं रिश्तेदार तो नहीं हो। हमारे गांव से आई हो। मैंने कहा नहीं गांव से भी नहीं आई। तो यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा 2 मिनट के लिए बैठूंगी बस। क्या जो बैठना किसका, खड़े खड़े मुझसे बात की। मुझे पता ही नहीं था मैं क्या क्यों आई हूँ, मैं तो उसको ढूंढ रही थी। और मैं थोड़ी देर के, मैंने कहा कुछ नहीं, शायद मैं गलत जगह पे आ गई, ये कह के मैं वापस लौट। लेकिन फिर मैं हर दिन गई, सबको दिख गया कि ये 2 साल होगा इसको धक्के खाते हुए, ये कहीं नहीं जाएगी। मैंने ये कहना शुरू कर दिया था, मैं बच्चे पढ़ाना चाहती हूँ, नीचे देखती हूँ ये सारे इधर उधर आवारा घूमते हैं, तुम्हारे बच्चे चाय लाते हैं और कस्टमर को भी आवाज लगाते हैं कभी कभी, मैंने पढ़ाना चाहती हूँ। बोले पढ़ा ले, शर्त एक है कि मेरा बच्चा मेरे कमरे पे, दूसरे का दूसरे पे। मतलब बच्चे भी आपस में नहीं मिलने थे? नहीं, वो तो बिजनेस फैमिली होगी ना, कभी एक का कस्टमर पहचान ले बच्चा, दूसरे को बता दे कि वहां पे गया वो, हमारे यहाँ नहीं आया। ये उनकी बिजनेस फैमिली है। और मुझे क्या चाहिए था कि मैं हर जगह जाने का रास्ता खुले, बच्चों के सारे मेरे पास रास्ते खुले। उस जब जीने से ऊपर चढ़ी, उनके कमरे में रहे, तो कितना समय आप उस पहले दिन रहे उनके साथ? 5 मिनट भी नहीं, 5 उन्होंने मिनट बैठने को ही नहीं कहा। खड़े खड़े आप बात खड़े करके आ खड़े, गए? मैंने कहा हाँ जा तो रही हूँ। वो बस ये कहते रहे जा, अब कब तक खड़ी रही है, क्या देख रही है चारों ये तरफ। तो
कहते हैं आदर सत्कार भी करते हैं, नहीं पानी भी नहीं पूछा? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, पानी। उनको ये डर होता है नए आदमी के आने का कि वो कहीं आपकी कोई मुखबिर तो नहीं पुलिस का, ठीक बात। क्योंकि पुलिस से डर नहीं उन्हें, उन्हें से डर है कि एक और पैसा लेने वाला हो गया खड़ा, अच्छा। और तो हैं ही 4 लोग, अब इसके जरिए लेंगे, ये भेजी औरत है, औरत पहली बार देखी है, ये केवल उनके मन में आया। फिर धीरे धीरे जब मैं बच्चे पढ़ाने लगी, मैंने देखा ही नहीं, मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, मैं यूं भी नहीं देखती थी कौन कस्टमर आया कौन नहीं, तो उन्हें 2 साल में ये विश्वास तो हो गया था कि ये अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कुछ हुआ ही नहीं। आपकी बात। अब ये बताइए, जब वहां से उतर के आप घर गए होंगे, वो वाला बताइए, अब घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्या चीजें थी? नहीं देखिए, और तो कोई था ही नहीं घर पे, ये थे और बच्चे। क्या बात मैं हुई? गई वहां पे तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने कहा पता नहीं क्या कहेंगे, तो इन्होंने बस हंस के यूं कहा कि वो हो आई, मैंने कहा हाँ। गाली खाई, मैंने कहा क्यों तुम गए कभी? मैं उल्टा पूछा, मैं कहा तुम भी गए क्या कभी? ऐसे कैसे पता कि वो गाली देती हैं? पर नहीं भाई, वो देती रहे, छतों पे एक दूसरे को भी देती रहना इधर उधर से। मैंने तो नहीं सुनी कभी। कब सुन लियो, तो जा रही है रोज अपनी लोकल भाषा में सुन लियो, अब जाके जैसे भी तुझे देखना अब ना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी जब। फिर मैंने उनसे कहा, मैं देखो भाई मुझे उससे ढूंढना, मैं जब तक सब जगह न चले, उन्हें भी नहीं पता कि कहीं और भी होंगे रेड लाइट एरिया। अच्छा। उन्होंने भी सीधा, वो भी 21-22 साल के थे, कौन सा उनकी उम्र थी, तो फिर यही था बस हमें कि उसे ढूंढना। तो उन्होंने कहा देखो ढूंढ लो, कोई बवाल नहीं चाहिए, बस चैन से ढूंढो, बच्चों को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, आराम से बच्चे जाते हैं उस रास्ते से, तो थोड़ा सा इसको देख। ये तो एक बड़ी बात है, आपके हस्बैंड कम से कम इतनी इजाजत हाँ, दे रही हैं, बहुत आपके लिए तो ये और उससे बड़ी motivation बात मिल तो प्रवीण ये है कि मैं किसी रिवार्ड की परवाह नहीं करती, अवार्ड की परवाह नहीं करती किसी भी, लेकिन मेरे मेरे बड़े छोटे छोटे से अवार्ड हैं। जैसे मेरे गांव, मैं बिल्कुल गांव में रहती हूँ तो पता है, मेरे गांव के एक बड़े मोअज़्ज़िज़ आदमी, और मुझे उन्होंने एक दिन कहा कि भाई तुम अकेले करती हो रिश्ते में, मतलब ससुर का नाता, गाँव में तो ऐसे सबको मानते कि ये सब करती हो, कभी ये पुण्य का काम हमसे भी करवा लो, हमें भी लेके जाओ। तो मैंने कहा जाएंगे? अरे क्यों नहीं जाऊंगा, तुम्हारी बहू है, तू जा सकती है तो हम नहीं जा सकते क्या? गांव के लोग आपसे ही कह रहे हैं? हाँ, एक बहुत मोअज़्ज़िज़ आदमी थे। तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन बाद ही मुझे एक रेस्क्यू करना था, मैंने कहा चलो, मुझे लगता कि जाएंगे नहीं, मजाक कर रहे हैं। अच्छा, मजाक कर रहे हाँ, हैं। लेकिन वो तुरंत अपनी स्कूटी लेके आए। मैंने पहले कहती वो गाड़ी वाड़ी बन जाती नहीं, तुम हाँ, देखा क्या हालत है, छोटी हालत। तो मैंने कहा स्कूटी ले लेना आप अपनी, मैं अपनी से चल रही हूँ, आप अपनी से चलो। हम गए वहाँ, थोड़ा उसमें बवाल काफी हुआ था क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी और लड़की नहीं मिल रही थी, और वो इत्मीनान से बैठी हुई तख्त पर रोटी खाई जा रही थी, तो लोगों को देखने में ये लग रहा था कि इसके यहाँ लड़की है ही नहीं, इसलिए से परवाह नहीं है, पर मेरे पास सटीक जानकारी थी। अच्छा। नहीं मिल रही, मैं बड़ी बेचैनी भी हो रही थी। तो हमारे वो जो सज्जन हमारे साथ गए थे, तो उन्होंने कहा भाई एक बात तुझे अजीब नहीं लग रही? मैंने कहा क्या? कि ये क्योंकि मेरे से वो रिश्ते में भी बड़े हैं, तो तू करके बात करते हैं। तो ये वो जो पत्थर लगते हैं, राजस्थानी पत्थर लगाते हैं, गाटर और पटिया, तो वो सारी लाल रंग के होते हैं, उसमें 3 ऐसे लाइन से सफेद थे, जैसे उनपे वो किया हुआ था, ऊपर छत के जो लगते हैं, चूना था, और छत इतनी नीची थी, आपका जो ये इससे भी नीची थी वो। हाँ, वो मेरे हिसाब से 7-8 फुट की मुश्किल से होती है, रही होगी। तो मेरा तो ध्यान नहीं गया, लेकिन उन्होंने देखा कि एक फोल्डिंग सीढ़ी रखी थी स्टील की, तो उन्होंने कहा भाई ये सीढ़ी का क्या कर रहे हैं ये, और खुला कमरा। मैंने कहा इसका क्या करती है भाई तू? कुछ ना दीदी, कभी कहीं सामान वामान की जरूरत पड़े, छत पे जाना पड़े, मैंने कहा तेरा तो जीना ऊपर जाने का, फिर इसका क्या करे? उन्होंने कहा मुझे बताइए क्या करें। वो जो सज्जन हमारे साथ थे, उन्होंने तुरंत तो सीढ़ी खोली, उस पर खड़े हुए, और उसने ऐसे जो पत्थर में हाथ मारा, वो पत्थर पीछे गिर गया अंदर। 3 लड़की निकली, हम एक लेने गए थे। छत के ऊपर जगह बनाई हुई थी उन्होंने, ऐसे पूरे का पूरा कवर, जैसे आप ये बना दें पूरा नीचे दे दें, और वो ऐसे झुक के बैठी हुई थी, तीनों, सांस नहीं आ रहा था उन्हें, मतलब ऐसा उस पे एक लेंटर, हाँ, छत ऊपर लेंटर था, बीच में ये गटर पट्टी डाल के जगह, और वो सीढ़ी इसलिए थी कि लड़कियों को चढ़ाया जा सके। वो सूचना असल में बाद में हमें समझ में आया कि ये संजोग की वजह से वो सूचना लीक हो गई थी, क्योंकि इसने नीचे किसी से ये पूछ लिया कि फलाने का कमरा कौन सा है, इसको आइडिया नहीं था ना, क्योंकि हमें जेंट्स का नाम बताया, जेंट्स का हम कम जानते जी, तो इतने सालों में भी कौन किसका दलाल है कौन किसका नहीं, इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। तो वो लीक हो गई थी सूचना, पुलिस भी आ गई थी इसमें। दरोगा जी एक बार कहते रहे, अरे मैडम कहाँ इसके पीछे पड़ गई, इसके तो है ही ना कोई, देख तो लो। और जो वो 3 निकली, मैं ऐसा करे दरोगा के थप्पड़ मारू कस कस के, इसकी अकल दुरुस्त हो जाए। मैंने बस उसे यूँ कस के देखा, बस मतलब पुलिस भी निकल गई हवा। नहीं, पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है, करती है, हर बार करती है प्रवीण, क्या बात करते हो। जब एक लड़की हम निकालने गए, और जीना तो एक ही, और 2-2 कमरों में जाता है अलग अलग में, तो पहले हम इधर चले गए,
उसने कहा देख लो दीदी मेरे यहाँ तो है नहीं, इत्मीनान से बैठ गई। उसकी 3 मंजिल हम घूमी है, नहीं मिली लड़की। मैंने कहा आज तो बड़ा वो हुआ भाई, सूचना तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नीचे एक एक बात बताई थी, ये भी लिख रहा। तो एक दरोगा जी आ गए थे इस बीच वगैरह, अरे देख लो मैडम ने तो कहा, अरे ये तो बहुत भली औरत है, इस पे कहाँ ऐसी हिलाती नहीं जबरदस्ती की कोई भी लड़की, इसकी तो वही चल रही है सब पुरानी, कोई नहीं। ये देखिए पुलिस वाले, मतलब पुलिस को ये पता है कि पुरानी चल रही है, पुरानी चीजें होती है। हाँ। फिर हम जब बराबर वाले पे गए, उस पर हम निकाल पाए, काफी बवाल हुए उसमें खैर, और उसके यहाँ से तुमने बहुत लड़कियां निकाली। बाद में उसकी हत्या हो गई, उसी के कमरे पे गोली मार दी थी उसको, महिला को। हाँ जो 2018 में। चाली का थी। हाँ 2018 में तो मारी, जरीना थी, उसको मार दिया किसी ने आगे, कोई जला भुना कस्टमर होगा कोई। हाँ, कुछ तो उसके- ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें नहीं है। जैसे एक सूचना हमारी बिल्कुल जो हमारा सबसे आखिरी कोर्ट बंद होने के बाद, जब हाई कोर्ट के आदेश के बाद सबसे आखिरी हमने रेस्क्यू किया, तो उस समय जो तत्कालीन अधिकारी थे थोड़े ठीक से थे, हमने उनसे कहा। अब कोठा बेचने हाँ, वाली बात है, हाँ, बंद होने वाली बात, हम ब्रह्मपुरी की बात नहीं वो नहीं, मैं सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ कि जो वहाँ पे हैं फिलहाल, हाँ, आप इतने समय से काम कर रहे हैं, हाँ हाँ क्या वो कई बार ऐसा देखने को मिला कि नहीं जी अब हमारे पास इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं, हम जाने ही नहीं चाहते, आपने उसे निकालने की कोशिश करी हो, वो जाने ही नहीं चाहती, ऐसा कहाँ कुछ जाए? हुआ कभी? मिला ऐसा? बहुत कि जिनका नहीं है वो तैयार, बोले ले जाओ, कहाँ ले जाओगे बताओ, कौन हमें रखता है, कौन हमें रखेगा। ये केवल वो लड़कियां निकाली हमने जितनी भी हैं कि जो बुरी तरह से ये सोच के बैठी थी कि कभी तो कोई आएगा। आपको अच्छा। कैसे पता चला मैम कि उनको निकालना है? मुझे ऐसे 1-2 दिन में नहीं निकालती मैं, मुझे 2-3 महीने लग जाते हैं। मैं पहले आई कांटेक्ट करती हूँ। अच्छा, और उनसे मिलने की जो वो तो मैं जाती हूँ। permission- अरे मुझे क्या परमिशन देंगी, मैं तो जबरदस्ती बैठी रहूंगी। जबरदस्ती अपना। मैं तो जाती हूँ और बैठी हूँ उनके स्टूल पर, वो ऐसे बैठी हैं जैसे भैया लोग बैठे हैं, हाँ। ऐसे बैठी है, कुछ खिड़की पे झांक रही हैं। तो मैं- बात कर लेती थी डायरेक्टली? ऐसे नहीं करती हैं। मैं जब मान लो खिड़की पे झांक रही है, मैं उनको आवाज लगाऊं, अरे कभी इधर भी देख लो, कभी अच्छा। मेरी जरूरत पड़ेगी तो पहचानना तो जरूरी है, तो एक पल तो देखेंगी। और अगर ऐसे करके कर लिया तो मैं समझ जाती हूँ कि इनकी अभी बात में इंटरेस्ट नहीं है। सामने बैठी है, पूछे जा रही है, ऐसे बैठी जा रही है, फिर उठेंगी तो खिड़की पे चली जाए। बड़ा प्रयास करना पड़ता है, बहुत मुश्किल। नहीं, और सबसे बालकनी में पहला बैठ के- प्रयास आप ऐसे करते हैं कि सड़क हाँ। पे निकलते हुए जाती है वो कोठे पे, वो तो देखती हूँ, वो तो बराबर तो सबको हाय हेलो आपका करती हूँ। वो एक साइन होता है, आप उनसे पूछती हो कि कभी तो देख लो, हाँ वहां भी नहीं, वहां बैठ के मतलब वो आपको रेस्क्यू करने से पहले का सबसे पहला सबसे कदम वो होता है, पहला कदम वो होता है। मैं जा रही हूँ, बैठी हूँ, वो बैठ आपका के- एक रिसर्च पार्ट है हाँ, कि भी पता लगे कम से कम हाँ, इंटरेस्ट या कभी ऐसे निकलते हुए छू दिया, गाल पे हाथ लगा दिया, अच्छा। कभी कंधे पे हाथ लगा दिया। मैंने कहा, कभी बोल लिया करो, मुंह में दही जम रही है। पहला ही रेस्क्यू आपने अपने एनजीओ के बाद किया है? हाँ, उससे पहले कोई रेस्क्यू मतलब ना। नॉर्मल लाइफ जीते हुए आपने कोई ऐसी ना। चीज नहीं की? ना। तो आपने पहले एनजीओ किया, तो इस नहीं मैंने नहीं किया एनजीओ भी। अच्छा। जब मुझे 2 साल हो गए जाते हुए, और मुझे लगातार सब कि क्या करूं, क्या पढ़ाऊं इन्हें, मेरा पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं भाई, आज भी नहीं है। तो अपने बच्चे नहीं पढ़ाए और क्या पढ़ाऊंगे, वही बेचारे खुद पढ़ा के हो गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो तो मिल नहीं रही, 2 साल में भी नहीं मिली, लेकिन मैं लौट नहीं पाई क्योंकि मुझे फिर भी उम्मीद बंधी हुई थी कि वो एक दिन तो मुझे जरूर मिलेंगी। फिर एक दिन एक लड़की ने, लड़की क्या उम्र तो उसकी 35-36 साल के करीब की थी, तो उसने मुझे कहा कि ऐसी आती रहोगी। मैंने कहा हाँ। वही बताओ? की लड़की ने? हाँ। मैंने कहा हाँ, पढ़ा तो रही हूँ बच्चों को। बोले क्या पढ़ रही है तुम, निकलती हो तो ये कस्टमर बुला के लाते हैं। यही जिनको आप पढ़ा रहे हो? हाँ, और ये अरे कस्टमर यार देखो, हाँ, मतलब ये क्या पढ़ रहे बच्चे हैं? कस्टमर बुला के ला रहे हैं। हाँ, बच्चे उनके बच्चे खुद के, क्योंकि वो भी एक बिजनेस राइवलरी है उनकी कि कहीं दूसरे के पास न जाओ, पहले चिल्लाएंगे माँ देखिए आ रहा है, तू पहले आ जा, मतलब बच्चा अपनी माँ को बताता है। बिल्कुल उनके यार पास और देखो क्या है? कितना ये और सोचने वाली बात है ना, एक फिर बच्चा अपनी माँ को बता रहा है कि कस्टमर आ रहा है। कस्टमर बच्चे वही वही तो बल्कि वही तो देख रहे हैं, और कौन सी दुनिया उन्होंने देखी, चाय की दुकान और अपना कमरा, और क्या देख रहे हो। तो फिर मैंने कहा बताओ क्या करूं, मुझे निकाल दो यहाँ से। मैंने कहा तुम तो सारा दिन बाजार में घूमती हो, इनको सामान ला के देती हो, तुम्हें कौन रोक रहा, भाग जाओ। और नहीं भाग सकती, मेरी 15 साल की बेटी इनके कब्जे में, उसको छोड़ कर नहीं जाऊंगी। और माँ आफ्टर ऑल, पहली बार मुझे लगा कि माँ तो माँ होती है। अच्छा, तो मतलब अपने आप को बेचना मंजूर है बेटी हाँ, के लिए, बेटी के लिए भाग सकती है लेकिन बेटी के लिए नहीं भाग पा नहीं रही है। भागी। इनके कब्जे में है, मतलब वो लड़की को बच्चा तो ये पहले छीन लेते हैं, फिर उसको पहला कहाँ बच्चा ले होने जाते देते हैं, हाँ कहीं और रखते हैं। उससे मिलने के लिए भी 200 रुपए देने पड़ते हैं, जब बच्चे से मिलना है तो 200 रुपए दो। और जैसे उनकी लड़की थी 15 साल की मैम, हाँ, तो उसको भी कुछ गलत ही करवा रहे होंगे? नहीं नहीं अभी नहीं लाते ना, उसको डर ही ये था, उसको अब डर ही ये हो गया था कि वो 15-16 साल की हो रही है, अब इसको डालते अब उसे यहाँ यहाँ ले आएंगे। यहाँ ले आएंगे।
तो मैंने कहा फिर क्या करूं, मुझे तो पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मुझे रात भर के लिए निकालो, एक कस्टमर भेजो और रात भर के लिए वो मुझे हायर करे, और मतलब मुझे ले जाए, हाँ ले जाए। और अपनी आइडेंटिटी उसको जमा करनी पड़ेगी। और वो 1,000 रुपये, उस जमाने में 1,000 रुपये, ये 96 की बात है। 96 में तो 1000 बहुत होता बहुत ज़्यादा थी। तो खैर करे हमने इकट्ठा, सबसे मिलके लाओ भाई तुम भी दो 1,000 दे के भेजना इनको। चले गए, वहां जाने के बाद ले भी ये तो बताओ। नहीं नहीं, उनका नाम नहीं लूंगी, अब वो भी हमारी उम्र के हैं। अच्छा। हाँ नहीं वो तो समाज में कार्य कर रहे हैं, नाम नहीं लेना मतलब नहीं, ऐसा आपने देखा एडवोकेट है, साथ काम करने वाला आदमी है, कोई हाँ, तैयार हमारे नहीं है। हमारे लीगल, तैयार हो गया ये भी बिल्कुल नहीं, तो वो हमारे लीगल पैनल में है, एडवोकेट अच्छा है। वो तैयार हो गए, एडवोकेट ये है। पूछना चाह हाँ रहा, नाम नहीं हाँ पूछना। बिल्कुल नहीं नहीं, तो मेरे सब वॉलंटियर्स हर काम को तैयार रहते हैं हमेशा। और ले आए तो शर्त ये थी, उससे पहले हमने 3-4 दिन बराबर अधिकारियों से बात शुरू करी कि साहब वहाँ इतनी दूर कैसे जाएगी, मोबाइल के ज़माने नहीं थे, ये लड़की आनी है। वो खैर बड़ा, वो तब इतने भी खराब लोग नहीं थे। संपर्क किया वहाँ, वहाँ संपर्क करके भी ऐसे लेके चलना, बाई रोड आएगा, इस आदमी को बॉर्डर पार कराना, और राजस्थान में कहीं थी वो, तो वहाँ से लेके आना, और उसके बाद जब तक इसको सिक्योरिटी देनी है, जब तक ये लड़की को लेकर वहाँ से यूपी में एंटर ना कर जाए, यूपी में भी आगरा से आगे ना निकल जाए, भरतपुर फिर आगरा निकल जाए यहाँ से। तो वो सब हो रहा था। अब बाई रोड एक आदमी आ रहा है, उसके बाद संपर्क नहीं हो रहा, मोबाइल तो है नहीं। तो लड़की ने 6 बजे, मैं जाऊंगी अब, रात भर हम ऐसे बैठे रहे, सब पिन ड्रॉप साइलेंस होके कि पत्ता गिरे तो आवाज आ जाए। नहीं कहाँ बैठे रहे, ये तो सही। अब बैठे तो मतलब किसी राजस्थान अधिकारी, बैठे किसी रहे? नहीं नहीं नहीं, यहीं कहाँ किसी, बैठे? यहीं किसी मेरठ में अधिकारी बैठे के ऑफिस में हम लोग, अधिकारी के ऑफिस में ऑफिस रहे में आप, बैठे रहे हम, और वो लोग भी बैठे रहे, और भी कई लोग इंतजार थे। करते रहे। हाँ, तो इस बीच मतलब उसने जब फजीता करा कि मैं जाऊंगी जाऊंगी, मेरी लड़की मार देंगे, वो मार देंगे, रास्ते में मार देंगे। हमने बहुत समझाया, मैंने कि इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं, तुम समझो कि तुम्हारी लड़की को मारना तो बहुत दूर, टच भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा समय तो लगता है, कभी आगे पीछे हो जाता है। इस बीच वहां से खबरें आने लगी कि वो ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा लिखाने चली गई कि मेरी लड़की को लेके भाग गया एक, और अच्छा। सब लिखो, अपहरण कर लिया मेरी लड़की का। फिर मैं तो घबरा गई, पहला मौका। तो फिर भी वो जो भी अधिकारी थे, उन्होंने कहा मैडम आप जब बात कर रही हो, इतना बड़ा रिस्क लिया आपने, और अब आप हमारे बैठे हुए भी ये सोच रही हो मुकदमा लिखा जाएगा, कैसे लिख देंगे? सही बात है। चलो मुझे तसल्ली हुई। 7 बजे वो लेके आया बंदा, और फिर पहली बार मुझे ये लगा कि एक्चुअल में तो मुझे ये करना है, अगर उसके अपराध से मुझे मुक्त होना है, जो अपराध मैंने किया उसके साथ, तो मुझे ये करना है। वो माँ मेरठ बेटी पुलिस का, आपको वहां ले गई राजस्थान, नहीं हमको नहीं ले गई, हम तो तो वहीं रेस्क्यू बैठे कर रहे। लाए। वो तो अपने आप उन्होंने अपना बंदा भेजा, और वो लेके आया, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दे के लड़की निकलवाई और दे दी। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त साथ दिया, हाँ, तब बहुत देते थे लोग, बहुत कर देते थे। बहुत। आपको जो सुकून वहाँ हाँ। पे बैठ के लगा, ये पहला रेस्क्यू पहला था रेस्क्यू। आपका? पहला सुकून क्या है, क्या मतलब क्या सोचा होगा उस वक्त? मैं तो खड़ी थी और एकदम बैठ गई। एक बार तो मैंने सोचा बच्ची के पास जाऊं, फिर मैं कहा नहीं, ये तो माँ बेटी का ऐसा मिलना है फॉर एवर, मतलब ये नहीं है कि 200 रुपये देखे वो इतनी से टाइम के लिए मिलेगी, अब ये हमेशा के लिए इसके साथ। नारायण निकेतन से उसकी शादी हुई, उसकी बेटी की भी हुई है, उसकी भी शादी हो गई, बेटी की भी, और सुखी है वो। फिर मुझे लगा कि एक्चुअल में मुझे ये करना है। तब उसके बाद आप पूरा डिवोटी हो गए, यहाँ इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ। एनजीओ वगैरह ये फिर वो भी नहीं, वो भी हमारे एक मतलब रिश्ते की ममिया ससुर थे, एडवोकेट थे वो भी। तो उन्होंने कहा जब ये, जब तुझे करना ही ये है तो पहले एक एनजीओ बना। मुझे वो भी नहीं पता एनजीओ क्या होता है, कौन चर्चा करता था पहले। हमें तो ट्रस्ट पता होता था कि कॉलेज चल रहा है, नर्सिंग होम भी नए नए बनने शुरू हुए थे कि ये चल रहे हैं, या अस्पताल कोई है तो वो चल रहा है। तब उन्होंने कहा चल मैं तेरी रजिस्टर कराता हूँ एक संस्था, क्योंकि थोड़ा ऑथेंटिक हो जाएगा और तू करती रहेगी। और बड़ी बात ये कि उस शहर की पहली संस्था है। फिर क्या नाम रखा? संकल्प रखा। उसके बाद तो ये आए सभी परिवार। संकल्प ही क्यों रखा? बस वो संकल्प मन में ले लिया उन्होंने, खुद ही रखा कि तेरा संकल्प मैं पूरा करता हूँ। हाँ होगा ये, बस ये था कि बस ये संकल्प। नाम तो सब अतुल रखते हैं बच्चों के नाम, आपने संकल्प इसलिए कि मैंने संकल्प आज से धारण कर लिया। आज से कर लिया बस, उसके बाद नहीं। अतुल की तो अपनी कहानी है, अतुल की तो हमारे पापा जी ने रख दिया और खुद ही भूल गए कि हमारा ये नाम रखा है, और आज तक झेल रहे हैं। हमने सोचा जेंट्स हाँ, पहले आदमी कहाँ हाँ, एक वो मतलब हमें कोई बुलाने आई लड़की और हमारे पापा जी बाहर थे, तो उन्होंने कहा बेटा वो सामने वाले घर में रहता है। आपको रहता कहाँ है? उन्होंने कहा अंकल यही तो घर है उसका। तो उन्होंने कहा अच्छा तेरा नाम अतुल है? मुझसे पूछा। पिताजी आपके? हाँ हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ,
मैंने कई बार चीजें देखी हैं हम्म। और समझी हैं, और आप लोगों ने और हमने तो बहुत सारी बहुत चीजें सारी देखी हैं, इसके अच्छा साथ बुरा हैं। वक्त देखा है। बिल्कुल। कई बार ऐसा सुनने को मिलता था, जो वहाँ काम करने वाली महिलाएं हैं वो कहती थी कि हम बिकते नहीं हैं, हमें बेचा नहीं जाता, हम तो सर्विस देते हैं। सर्विस को ऐसे मान दी थी बिल्कुल। जैसे कि कोई दुकान से सामान खरीदने की बात कर रही है। देखिए, क्या बेचना है वो इस होता है कि आपने सामान लिया और अपने घर ले गए। ऐसा भी होता तो भी ठीक था, कोई घर तो ले गया, घर ले गया, लेकिन वो केवल बाकी सर्विस प्रोवाइडर हैं। वो खुद ही ये बात कहती है। क्या करें, क्या करें? उनको आप कार्मिक कह रहे हैं ना, आप क्या कह रहे हैं? वर्कर। और आप क्या कह रहे हैं? क्या तभी ये तो सर्विस सही है? देंगे। इस तरह से उनका खुद भी मान लेना। जब क्या करेंगे? मान ली कानून ने ये कह दिया, अभी आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? आप मीडिया कर्मी है ना, मीडिया जी, कर्मी कहा जाता है जी, ना, जी। उनको यौन कर्मी कहा जाता है। तो कर्मी तो आपने मान लिया ना, यानी सर्विस प्रोवाइडर तो आपने आप सर्विस दे रहे हैं समाज को। सवाल ये है कि वो ये कहती है कि दुकान से भी तो लोग सामान लाते हैं, बिल्कुल। चीनी लाते हैं, दाल बिल्कुल। लाते हैं। वो तो ये कहती है कि सामान हमारा लाते हैं। सामान लेना बंद कर दो, तो कल हम बंद करेंगे, ऐसे झाड़ू पोछा करेंगे, कुछ भी करेंगे घर में, किसी के एक्सेप्टेंस बनाओ, स्वीकृति बनाओ। वो कहाँ कहती हैं? वो क्या आपके घरों से थोड़ी बाप भाई बेटे को निकाल के लाती हैं? चाहते तो हमारे ही मर्द है ना उनके पास, सही बात तो यही है। ना? और वो वाकई उनको सर्विस तो प्रोवाइड करा रही है, और क्या दे रही है? तो क्या उन्हें ले जा रहा है खरीद के? तो क्या फिर ये बताओ, तो क्या एक जो आजाद समाज की बात करते हैं, पढ़े लिखे समाज की बात करते हैं, तो क्या एक आदमी को इतनी आजादी होगी और महिला को इस तरह से आप दमन कर रहे हैं? चीज ये तो बीच समाज में काम हो रहा है, शहर के बीच में चीजें देखी गई हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा एक लिखती भी हूँ कभी कभी कि मेरे नंगे जिस्म का खरीदार कहाँ है, हमारी व्यथा को उजागर करे ऐसा मुल्क में अखबार कहाँ है? बताओ ना, शब्दों में सब कुछ आप बयां कर रहे हैं। कोई है ऐसा जो शब्दों से उनका दर्द कहा हो? शब्दों को जीवियां, सब चीज, इतनी उनकी कहानियां मेरे पास हैं। नहीं, मैं तो आपका देखो इसमें विरोध करूंगा, कहानियां नहीं है ये, नहीं, ये बच्चियों का दर्द कहो आप। हाँ, उन बेटियों का दर्द। कहानी में ये मैंने बहुत लोगों ने मुझे कहा, मेरी बेटी ने भी कहा, मैं ये मानता हूं, मेरा खुद का ये मानना है, इन चीजों को कहानियां कहना बंद कर, क्योंकि ये कभी कभी जबान पे चढ़ जाती है। कहानियां क्या होती है? कहानियां तो एंटरटेनमेंट होती है। ये बेटियां हैं, ये बच्चियां हैं, ये एंटरटेनमेंट कैसे होती? नहीं, वो तो नहीं है। खैर, ये उनकी व्यथा है, एक व्यथा है जो आपने सुनी है और आपने ही निकाला है। तो मैम, एक कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको एकदम दहला दिया हो आज तक? मेरे को लगता है कि शायद आंकड़े ठीक ना हो, 500 से ज्यादा। हाँ। तो कोई छोटा नंबर नहीं है मैम। एक रेस्क्यू करने में हालत, हम लोग जो नॉर्मल स्टोरीज भी देखते हैं उसमें ही हम लोग देख के ही, मैं तो पर्सनली बहुत रो पड़ती हूँ इस तरह की वीडियोस वगैरह मूवी देखी। आप तो लाइव उसको देखते हो, आप जाते हो वहां पर, तो आपको कोई ऐसा एक इंसिडेंट आप शेयर कीजिए प्लीज, जो आपको ऐसा लगता है जिसने दहला दिया हो। ऐसे ही मेरे पास एक दिन फोन आता है मालकिन का, और दीदी वो मेरी बहन की लड़की आई हुई है और ये स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में जाना चाहती है, 9th पास कर लिया इसने। मैंने कहा वो तो 9th में होता, मैं आप 9th में करा लो, इसका बेकार हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो उनके पहले मैं लखनऊ बात करूंगी, ऐसे थोड़ी हो जाता है वहाँ। और खेलती है क्या? बोले हाँ खेलती टेनिस। ठीक है, देखती हूँ। मैं गई वहाँ, बड़ी सुंदर सी बच्ची, फुल मटोल, ऐसे होगी 14-15 साल। मैंने कहा कौन, किसकी बेटी? हाँ वो औरत खड़ी थी, इसकी है, इसने पहचानी। ये तो बहुत दिन बाद देखी मैंने, इसने तो शादी वादी कर ली थी कहीं। बोले हाँ तो ये इसी की तो बेटी। बोले यहाँ क्यों आती है? वहीं से मुझसे बात कर लेती है भी इसको करना है, यहाँ लाने का क्या मतलब? तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर वो लड़की कहने लगी कि नहीं आंटी मुझे ना, मैं साल नहीं खराब करूंगी। इंटेलिजेंट थी बच्ची, मैं साल नहीं खराब करूंगी, मेरे 9th में आप यहाँ करा दो, पूरा करा दो 9th, वो नहीं है वो, सॉरी ये 10th पूरा कर दो और मुझे 11th में करा देना। मैंने कहा ये भी ठीक करिए। तो मैंने कहा कल मैं फॉर्म लेके आती हूँ, कल भागेंगे, इसे तुम चलना मेरे साथ, इसे ले जाएंगे लड़की को, इसका एडमिशन करा दूंगी। मैंने कॉलेज का फॉर्म ले लिया और उसे थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ी क्योंकि 20 सेशन था, कल ले लो कोई बात नहीं। तो अगले दिन मैं गई, मैंने कहा मैंने फोन किया पहले, मैंने कहा मैं आ रही हूँ फॉर्म लेके, और उसके कुछ कागज वागज जो भी हो डॉक्यूमेंट्स ना वो निकाल के फोटो स्टेट करा कर रखी। वो दीदी ये तो मना कर रही है और जा रही है ये तो आज अपने गाँव। अब मुझे कहाँ इतनी बर्दाश्त है, मैंने कहा अब तो रुकूंगी नहीं मैं गई। अच्छा ये चूंकि वो सिटी चला है, वो पीछे पीछे मंगूस की तरह से चलते हुए, घूस होती है पता लग जाए, कई सारे को इनको सबको कह दिया इस बीच।
चिकू भैया भी आ गए। अभी तो लड़की मुझे ना दिखाई दी वहाँ। मैंने कहा लड़की कहाँ है भाई, कल तो यही थी आज कहाँ है? कहती चली गई वो। कहते बेकार की बात मत कर, मारूंगी और 10 मार के एक गिनूंगी। अभी तो मुझे बता कहाँ है लड़की, नहीं बताया। मैंने इसको कहा कि ये पर्दा हटा के देख जरा, मैं कौन है, इसको तो मैं पकड़ती हुई भागने नहीं दूंगा। इस बीच ये सारे भी आ गए सब लोग। और ये पर्दा हटाया, एक लंबा चौड़ा आदमी में उस पे बेड पे पड़ा, सिंगल बेड छोटा सा तखत जैसा, और वो कोने में घुसी बैठी है उसके सिरहाने की तरफ। और उसने इतना सा एक पैंटलून पहना हुआ, छोटा सा एक टॉप पहना, करो ठीक ठाक पूरी जींस उसमें थी। अंधेरा हो रहा, मैंने ये क्या, उसका कहा बेटा इधर उतर के, डरती डरती उतर के आई। मैंने कहा क्या है, और ये कौन मुस्टंडा पड़ा हुआ है? तो अरे दीदी ये तो इसका मौसा है, ये तो तुम्हें नहीं पता मेरी बहन का पति। मैंने कहा तेरी बहन का पति होगा, इसका तो नहीं है। ये वहां क्यों कोने में बैठी थी, इसको किसने बिठाया, और ये क्या कपड़े पहनाए इसको कल से तुमने आज तक, मतलब बेचने का मन बना दिया इतने में? मैं लड़की का हाथ पकड़ा, कहाँ पड़ी थी सारी, ऐसे कैसे जैसे कपड़े में थी। हमने अपना एक वो उड़ाया उसे, निकाल के ले आए। क्या उम्र थी मैम लड़की की? 15 साल मुश्किल से, आई तो पढ़ रही थी, बहुत सुंदर सी बच्ची। वहां ले आए तो उसने बताया कि मुझे तो कल ही कह दिया था कि गलती होगी। मेरी माँ चिल्लाई सबसे पहले कि क्यों बुलाया उन्हें, मैं कैसे पढ़ाने के लिए लाई हूँ, मैं तो यहाँ के लिए लाई हूँ इसे धंधा कराने के लिए। कोई स्पोर्ट्स कॉलेज तुमने क्यों फोन करा? वो मालकिन पे चिल्लाती थी, मालकिन ने पता नहीं किस धोखे में आ गया, या तो लड़की से बात हुई हो, उस धोखे में मुझे फोन कर दिया था। माँ ने ही बेच दिया बेटी को? खुद भी तो वहीं थी पहले, वहां से जाके कहीं और रहने लगी थी। तो अभी तो तुमने फिर मम्मी ने तो पढ़ा क्यों रही थी उसकी माँ उसको? तब तक ही तो बड़ी होने की इंतजार करना था। तो मतलब माँ इसलिए पढ़ा रही है उसे इस धंधे में लेकर आई? वो तो खुद से पढ़ रही, इंटेलिजेंट बच्ची थी, वो तो पढ़ रही है क्योंकि मुझे पढ़ना है, वहां तो जाना नहीं। और इतने चूंकि सामाजिक जीवन में जब ये रहती हैं तब वो सारे काम करती हैं जो सामाजिक लोग करते हैं, ताकि वहां इनकी पहचान ना हो जाकर। तो उसको पढ़ा रही थी ये। और जैसे इसने देखा कि अभी बड़ी होगी और आगे वो कह रही थी मैं स्पोर्ट्स कॉलेज जाऊंगी, तभी उसे लग गया कि बात खतरे में पड़ जाएगी। जो जो ये बड़ी होगी, अगर बाली हो गई यहीं तो फिर ये विरोध करेगी, पढ़ लिख के ये सामाजिक जीवन जी रही है। वो हाल आई उसे, और उस लड़की में उम्मीद जग गई थी। उसने इतना रो रो के बताया, और छोड़े ना मुझे, वो तुम फोटो भी देखोगे अखबार कटिंग में कि ऐसी मुझे पकड़े हुई वो यूं की हुई है। अब जो कोठा संचाली का है, हाँ, उसकी माँ है, तो वो भी तो लड़ी होगी आपके, चिपट गई होगी वहां, तो देखा है ऐसा माहौल? बहुत बुरी लड़की, कौन है, मेरे बाल पकड़ी हूँ, और मैं मतलब पूरी देखा घटना झोल हुई आपकी? आज नहीं छोड़, मैं जब नहीं पकड़ती उनके बाल कुछ भी ना। नहीं ये बताओ तो कि झट्टन झोल हुई है क्या? खूब हुई, अरे एक बार, कितनी बार जब भी लड़कियां निकालती इस वाले इंसिडेंट को कैसे जबरदस्ती निकल देखो मेरी उनके यहाँ तो मुस्टंडे इतने खड़े होते हैं, वो बेशक खड़े रहो, कितने से आप लोग तो फिर मतलब ये है कि पत्रकार जो है आपकी ताकत है, मेरी ताकत, बिल्कुल तो मेरे उनका आपको सभी मेरे भाई जैसे हैं, बच्चों जैसे हैं, कि मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत। पत्रकारों को भी एक आप तो सम्मान बिल्कुल, बिल्कुल। आदि जो देना जो लोग चाहिए। कहते हैं ना कि भाई इन्हें मीडिया का, मैं कह रही हूँ कि मुझे इन 32 सालों में जो मीडिया का सपोर्ट रहा वो मुझे किसी का डर। आज तक मैंने विज्ञप्ति नहीं भेजी कहीं किसी भी काम की, खुद से जो कुछ छपना वो छपा, विरोध भी नहीं किया, अगर गलत भी छापा कभी नहीं कहा किसी को कि आप लिखे, ठीक है आपको ऐसा लगा होगा ऐसे। जब बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि लोग तो दिल समाज से में ना जाने पत्रकारिता ना, पे कैसे मैं कैसे सच मीडिया में कह उठा रही रही हूँ। है। हाँ यूँ तो कहते हैं हमें नहीं बताया, ये नाराजगी है ना, ये नाराजगी तो ये अपनापन है। आज अपनापन। और मान लो मैं निकल गई और तेजी में जा रही हूँ तो भी सीटीएल से नहीं, कहाँ जा रही हो, कुछ है क्या भैया, थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो भैया इतना इंतजार कहाँ कर रहे हैं, भैया मेरा पीछे पीछे करते हुए बाजार में घूम कर पता कर रहे हैं बहन जी किस तरफ की है, इतना लंबा बाजार है। तो ये मेरी मीडिया मेरी सपोर्ट थी, मैं सब जगह कह रही हूँ सारे पॉडकास्ट में कि अगर ये लोग ना होते शायद मैं कब का मर जाती। तो समाज की जो सरकार है, हाँ। जो ठेकेदार है, उन सबसे भी ऊपर आपका जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है वो मीडिया ने। और मैम ये जो लोकल पुलिस वाले होते हैं, वो इन लोगों का कैसा सहयोग? ये तो वो है कि सही भाई कोतवाल डरकाएगा, उनको किसी लिए डर नहीं है, तो सब उनके सही है, सब सही है, मुफ्त, बिल्कुल। देखो नहीं अच्छे लोग भी होंगे, कुछ तो होंगे, देखो वो सब तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा अगर हुआ कोई चीज, मतलब है कोई नहीं। वहां उन थानों में, तुम भी जानते हो प्रवीण इस बात को, उन थानों, वो थाने तो बिकते रहे, ये बिल्कुल बात तो वही तो जाएगा, गोलियां लगती थी, बोलियां लगती हैं उन थानों की, वही तो जाएगा जो पैसा कमाएगा वहां से। तो फिर तो सुरक्षा मैम सही हाथों में नहीं है, मतलब ही नहीं है। अभी देखो सिंपल सा सुनो, ये हिस्सा एक में आता है, ये दूसरे थाने में आता है। यहाँ पुलिस पिकेट रहती है दिन भर, दो पुलिस वाले कंधे बंदूक टांग के, यहाँ भी 2 पुलिस वाले, वो पूरा दिन चक्कर काटते हैं। वो सिक्योरिटी पर्पस ही तो होंगे, लेकिन वो पैसे के पर्पस से देखते हैं इस पे कितने गए आज कस्टमर, 10 रुपए के हिसाब से 50 गया दिन भर में, ला
अरे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, तो जो कोठे हैं, जो रेड लाइट एरिया है, हालांकि मुझे कहते हुए कभी अच्छा नहीं लगता कोठा, लेकिन वो जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पे क्षेत्रीय अधिकारी का कार्यालय है, सीओ का सामने ये ऑफिस और सामने कार्यालय है उसका। अब आप ये देखो, आपकी सड़क तो बहुत बड़ी है, ये तो बहुत बड़ी इससे है। पहले ये सबसे बड़ी बात है, सर्किल ऑफिस का ऑफिस सामने है, वहां से मात्र 10 कदम की दूरी पे है वो। और अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या, एक ने कहा मुझे, "अरे क्या मैडम, आपको पता नहीं कहाँ से पता लग जाता, हमें तो पता नहीं लगता कब नई लड़की आएगी, कि तुम्हें क्या नहीं लगता, नीचे दुकानदार को भी नहीं लगता, पैसों का चश्मा है सब उनकी आंखों पे। कैसे मतलब दुकानों के ऊपर कोठे। ऊपर ही तो ना, उनको नहीं पता जो गए। अच्छा बहन जी, आज कोई निकालने आई हो लड़की? मैंने कहा नहीं, वैसी मस्ती काटने आई है, बकवास करते हैं। मैंने कहा तुम लोगों को पता नहीं लगता कि ऊपर लड़की आई ना, हमें तो ना लगता, नहीं हम तो अपने काम धंधे में लगे रहे। चलो एक बात और बताओ, जैसे कई बार हमने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, चीजें देखी हैं, हालांकि वो मुंह ढक के इंटरव्यू देती हैं। बहुत सारी सेक्स वर्कर खुद ये कहती हैं, चोरी, लूट, डकैती से बेहतर तो ये देह व्यापार है। बिल्कुल, क्योंकि वो किसी को लूट नहीं रही, वो अपने जिस्म को बेच रही है ना, और आपने मजबूर किया उसे, इस समाज ने मजबूर किया इस जिस्म को बेचने के लिए। वो किसी घर में घुस के लूट डकैती तो नहीं ला रही, वो किसी के घर में घुस के उनके मर्दों को तो चुरा के नहीं ला रही, उन्हें घर से निकाल के तो प्यार के जाल में फंसा के तो नहीं ला रही। हमारे मर्दों ने उन्हें प्यार के जाल में फंसा के वहां तक बेचा। समाज दोषी है। बिल्कुल 100%। जो ये अपने आप को व्हाइट कॉलर कहते हैं, सफेद पोस्ट कहते सबको हैं, पता है किसी के एजेंडा में नहीं है। 2027 के चुनाव आ रहे हैं, आपको देखना, अगर किसी भी विपक्षी के में या पक्ष की सरकार में अगर एजेंडे में इनका नाम भी हो गई, कहीं भी आया हो कि सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास के लिए ये किया जाएगा, कुछ भी। अच्छा आपसे बोलती हैं सेक्स वर्कर कभी कि लूट डकैती ये सबसे अच्छा हम मानते हैं कभी? नहीं, वो तो बहुत सारी बात, वो कहती है कहती कि हैं। वो तो कहती है कि तुम्हारा चुरा के हम पे खर्ची तो करते हैं, अच्छा, हम क्यों उन्हें चोर कह दें? हमारे यहाँ तो चोर भी आता है और जार भी आता है, हमारे यहाँ तो दोनों आते हैं, दोनों का स्वागत है। क्या बोलती है, क्या शब्द बोलती हैं वे? नहीं देखिए, ग्राहक है हमारा, तो हमारे तो मालिक है ही है। नहीं ये सरकार- जार बद कहाँ से आता है? चार शब्द है, मतलब अब इस पे मैं क्या कहूँ, जो चारित्रिक गंदा है। जिसका चरित्र गंदा है। हाँ, ये हमारी इधर मेरठ साइड हाँ। में ये सब बहुत, हाँ। ये वर्ड बहुत चलता ये है। बहुत चलता है, जार कहते हैं। तो क्या आदमियों को समाज में ऐसी आजादी है? मुझे तो लगता है कि अच्छे भी सदा- लोग होंगे, लेकिन मैं अगर अपने जमाने में जाऊं तो ये होता था कि अरे ये तो वहां जा रहा है। अब मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण दूं, जब तक मैं इस क्षेत्र में बच्चा थी, मतलब नहीं शादी वादी भी नहीं की थी, हमारे पड़ोस में एक रिटायर्ड महिला, मतलब वहां से रिटायर्ड ही कहती हूँ मैं उनके प्रोफेशन से, वो हमारे बिल्कुल घर के सामने का घर उन्हें खरीदा, छोटा सा घर, और उसके साथ जिसने जीवन अपना पूरा गुजार दिया था वो मर गया। और वो महिला उस समय लगभग 70-75 साल की थी, झुकी हुई कमर और काफी बूढ़ी, और वो जो सज्जन उनके साथ रहते थे वो भी बहुत बूढ़े। लेकिन वो थोड़ा सन की थी कि या तो देखिए, हर चीज की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इतनी गंदगी उन लोगों ने झेली होती है, तो शायद या तो उसकी आज मैं समझती हूँ प्रतिक्रिया थी कि वो सर्दी हो गर्मी हो 10 बार तो वो उनको पंडित जी कहते थे सब, उन पंडित जी को नहाने के लिए मजबूर करती थी, भरी सर्दी हो तो सर्दियां भी बहुत पड़ती थी, खुद भी वो कई बार नहाती थी, रोज उन्हें पूरा घर धोना भरी सर्दी में भी। उसके बाद वो पंडित जी दूध लेके आते तो उन्हें भी कहती थी चप्पल पहले डंडे पे डालो, डंडे पे लटकाओ, इन्हें मैं अंदर ले जाऊँ, नंगे पैर आऊंगा। इस कदर उनको सफाई का मीनिया हो रहा था। और हमारे यहाँ सब उनको नाम के साथ वो गंदा शब्द भी लगा के बोलते थे सब, पूरी गली कि ये वो है। वहां जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि बच्चा भी नहीं था कोई, उनके फिर कोई गोद ले रखा था शायद उन्होंने, बाद में ये बात तभी हमें ये चीज हो गई थी कि एक तो ये वो औरत, ऊपर से ये इतनी सफाई का मीनिया करती है, हमें घर में भी, उनके घर में एक अमरूद का पेड़ था, ये हमें अमरूद भी नहीं खाने देती। पहले किराएदार थे तो हम अमरूद खाते। हमने हमारे जब पहले सफाई कर्मचारी आते थे तो शुष्क लैट्रिन होती थी, सफाई करना 2 टाइम आता था, हमने उनसे की मैं क्या देखिए कुछ करना, उन्हें पापा मेरे फादर सिगरेट पीते थे, पापा जी की सिगरेट की डिब्बी छिपा के रखी हो, हमने वो सिगरेट की डिब्बी रखी, गाय भैंस हमारे घर में रहती है, दूध दिया उसको, वो रोज क्या करे सिगरेट की डिब्बी पे दूध डाले, एक दिया रखे, दूध डाले और एक अगरबत्ती जली हुई लेके घर से जाके उसके घर के बाहर रखे। वो गंदी गालियां देती थी कि मर जाए ये, इनकी लड़कियां वहां बैठ जाए, वो सीधी यही गाली थी उसकी। सबकी सब जो मुझे कहें वो ये बन जाए, इनका वहीं इनकी लड़कियों को ले जाकर बेचना, मतलब आपके परिवार को सब पूरी गली, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया ना उसके बाद, वहां से आने के बाद भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लग रहा था खुराफत कर कौन रहा कि भाई ये शैतान है, ये कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा इतना बड़ा काम करेंगे ये नहीं पता था। फिर एक दिन किसी ने कहा कि ये करवाता है, उसको सफाई कर्मचारी जो हमारे थे, ये कुछ कर रहा है।
अब जब उसको डांट पड़नी शुरू हुई तो उसने लगी जी तुम्हारे बाल अभी करवाने मेरे से बहुत पिटे हम। तो ये एक्सेप्टेंस ना होने का मैं एक तरीका बता रही हूँ कि वो आपके घर में नहीं घुस रही थी, उसने अपनी कमाई से वो खरीदा। फिर भी हमारे मन में भी वो नफरत, वो घृणा थी उस समय तक कि खराब होते, तो इसको टोना टोटका करके डराएंगे, तो पता नहीं टोना टोटका क्या होता, पर डराएगी। सब कहते थे कि भाई बहुत टोना टोटका करती है तो हम भी करती हैं। जब हम जैसे बच्चों के मन में ये एक्सेप्टेंस नहीं थी तो समाज की वो फिर हमें क्या देंगे, ये तो टिट फॉर टैट। एक बात ये बताओ, असली उनकी पहचान है क्या? क्या है उनकी पहचान? वो एक औरत थी बस। मैं उन्हें केवल ये मानती हूँ, वो बिल्कुल किसी की माँ बहन भी नहीं। इसको मैं एक उदाहरण सकता हूँ, आप लोग जानते हैं, एक बहुत समाज सेवी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई किसी दिन हमको भी दिखा के लाओ। मुझे शब्द से नफरत है। क्या मानो चंदी लगी है जिसे आप चंदी देखिए, लगी है? जिसे आप मतलब देख एक रहे हैं। महिला ये कह रही है हमें दिखा के लाओ? नहीं, पुरुष थे, अच्छा, हमको दिखा के लाओ। फिर भी हमने कहा कि चलो बाबूजी, क्योंकि उम्र में थे, हम बाबूजी बुलाते हैं, मैं चलो आज दिखाते हैं। तो हम दुकान पे खड़े हो गए उनके, तलवार साहब की। अच्छा, मैंने कहा आओ बाबूजी, मैं ऊपर चल रही हूँ, सड़क पार करो, सामने वाले की चल। मैं तो चली गई इधर उधर करके, नहीं आया वो 10 मिनट ना हो, मैं तो अपना बातचीत मुझे कर मतलब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई ऊपर आए? ना, वो नहीं आया। जब मैं नीचे आई तो अरे पसीने पसीने, अरे भैया तेरी तो बड़ी हिम्मत है, तू वहां चली गई। मुझे गुस्सा इतना था उस समय कि मैं उम्र भूल गई। मैंने उनसे कहा कि आपने सोचा वहां एक औरत रहती है और मैंने सोचा माँ बहन और बीवी रहती है। ये नहीं सोच पाई कि हो सकता है वो मेरी माँ हो सकता है वो मेरी बेटी जैसी हो सकता है मेरी बहन जैसी हो। आप सिर पर हाथ फेरने का माता नहीं रख पाए। ये एक अच्छी बात आप बता रहे हैं कि आप सोचती हैं मेरी माँ बहन। मैं तो मानती हूँ, वहाँ एक बहुत बुजुर्ग महिला थी और वो उसे कोठा मान रहे हैं। मैं उसे कोठा मान रहे हैं, मेरी मत, मैं मेरे मुंह से कोठा कभी ये संवेदनाएं तो मेरे हिसाब से केवल एक आप जैसे संवेदनशील व्यक्ति में ही हो सकती है। ये मैं जो शुरू में गई तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी, मैंने जाकर उनके पैर छुए, उन्होंने तुरंत से बोला बेटा तो भले घर की दिख रही है, हमारे पैर, मुस्लिम थी वो, हमारे पैर छुई है, तो जानती नहीं हम कौन है। तो मैंने कहा माँ क्या हुआ, आप मेरी बड़ी हैं तो मैं पैर में छूंगी क्या। उन्होंने बड़ा आशीष दिया, आपको मास्क आ गए, कौन है तुम, क्यों आई है। और उनका उनके आजीवन मेरे से रिश्ता बना रहा। और दूसरा ये बेटी का, और दूसरा मैं उदाहरण उन्हीं का बताऊंगी। और आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि आप उनकी बेटी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे पत्रकार मेरे साथ गए उनके गजलें सुनने के लिए, छापने के लिए। एक बार उन्होंने मुझसे काम पड़ा और मेरे लैंडलाइन का उनके पास था, उन्होंने मेरे घर पे फोन किया तो मैं थी नहीं, मेरी छोटी बेटी ने उठाया और वो मुश्किल से 8-10 साल की उस समय रही, थोड़ा मेरे बच्चों में उसमें गैप। तो उसने जब आवाज सुनी उनकी तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी हो तो बता देना मैं ये बोल रही हूँ। तो उसने कहा नानी नमस्ते। नानी नमस्ते? हाँ। उन्होंने फोन रख दिया और फिर जैसे मैं घर गई तो मुझे उसने कहा मम्मी उनका फोन आया था, तुमने क्या कहा, मैंने नानी की नमस्ते। अच्छा किया बेटा। मैं ये संस्कार आप अपने बच्चों को दे दी? बिल्कुल, एक भी बच्चा अगर ऐसा ना देती तो मेरे बच्चे कैसे मुझे वहां एक्सेप्ट करते। समाज तो बच रहा है, आप बेटी बन रहे, बच्चों को भी नानी बना नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं गई ये तो मेरी जो है हाँ बाल खड़े हो रहे हैं। और आप सोचिए कि जब मैं वहां गई ना, मैं उसी समय गई, इनका हाँ क्या हुआ, मुझे गले लगा के चूमने रोना शुरू करा, कभी तख्त पे लेट जाए, कभी खड़ी हो मेरे ऐसे हाथ चूम रही। और मैंने कहा बात क्या हुई, बोली मेरी तो बच्ची ही नहीं हुई और तूने तो मुझे माँ भी और नानी दोनों बना दिया, और तेरी बेटी ने मुझे कहा नानी नमस्ते। अब मैं चाहे आज मर जाऊं, अब दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने सारे गुनाह खुद ही माफ कर लिए। आज तक मैंने जो लड़कियां इसमें लाई होंगी, जो मैंने धंधा किया, जो मैंने किया, आज मैंने अपने आप को खुद से माफ कर दिया। आप तो रुला के मानोगे, बताओ। और मैंने वो उनके साथ किया, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी, बस हल्का सा इतना बताऊंगी कि जिसके प्यार में वो बर्बाद हुई, मैंने अंत समय उनसे आखिरी मिट्टी डलवाई, उसी आदमी से। और इस शहर के बहुत बड़े आदमी थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ। बेटा उनके तो कोई बेटी नहीं, कोई बेटा नहीं। तो मैं हूँ आपके सामने जीती जागती खड़ी, बस आज इतना कर दो। उनकी आखिरी इच्छा थी कि आप एक बार मिट्टी डाल। तो मतलब आपके संबंध इतने बन गए कि उन्होंने आपको सब कुछ पहले से बता दिया? सब एक एक चीज बताई, ठीक है। नहीं, ये इमोशनल जो पल
आप बता रहे हैं इतनी बातें हम कर नहीं पा रहे, लेकिन इतना इमोशनल आपने इतने साधारण तरीके से क्या आप मन से इतने मजबूत हो गए क्या? मैं तो इतना हुई थी कि एक महिला देखिए जिसका भाई आईपीएस, उस वहीं रह के पढ़ाया उसने, दूसरा भाई उसका वेटरनरी डॉक्टर, और उस अपनी बेटियों को भी एजुकेशन दी, उनकी शादियां करी। लेकिन जब तक शादी नहीं हुई थी, उसी भाई ने, जो आईपीएस था, उसी भाई ने रेड करी मेरे पुलिस को लेकर कि एक औरत मेरी भांजी से धंधा करा रही है। आईएएस पीसीएस भी है, आईपीएस था, आईपीएस भी। वहीं पढ़ा के बनाया, वो वहां पढ़ा के उन्होंने बनाया, इसी कमाई से बनाया अपने भाइयों को। और वो भाई लाके रेड की, मैं अकेली थी कि मैं उस समय खड़ी थी। भाई रेड करा रहा है? हाँ, मैंने कहा ये सुनो ना, मैंने कहा बताओ ना कौन है ये, क्यों नहीं बता रही हो आज, मैं क्या दो खुल के आज। तो उसने कहा कि ये जो आदमी रेड करा रहा ना साहब, ये मेरा भाई है, वहां जाया सगा, और मैंने अपनी इसी कमाई से, इसी देह की कमाई से पढ़ा के इसे कामयाब करा। आज ही मेरी बेटी को ये कहने आया, इतनी जगत हुई, बहुत उस जमाने के अखबार से भी, उन तक तो हमने संस्था भी नहीं बनाई थी, 94-95 की बात। इस तरह का उसकी शायद मैंने कहानियां में भी छपा, फिर वो बाद में कई जगह से बात है। तो मैम ये बताइए, आपका जो ये संकल्प है, इसमें आपने अभी तक कितनी लड़कियों को रेस्क्यू करके अपने पास रखा जिनका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है? नहीं, अपने पास नहीं, मैंने शादी की उनकी, शादियां की हैं। और कुछ को घर भी भेजा है? नहीं, देखिए वो सरकार, घर नहीं, घर तो केवल नेपाली लड़कियां गई हैं, क्योंकि हमारे एक नेपाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी टाइप है, माइती करके हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दीदी हैं, काफी बुजुर्ग हो रही हैं, लेकिन उनका एक बिल्कुल बॉर्डर पे ही शेल्टर होम है, साथ ही वहाँ उनको कौशल प्रशिक्षण भी देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी देते हैं, ताकि वो लड़की दोबारा न जा पाए, गरीबी के कारण दोबारा न जाए, तो वहीं से उनको सिलाई, कढ़ाई, चॉइस मेकिंग, बहुत सारे प्रशिक्षण उनको दिए जाते हैं बच्चों को, लड़कियों, तो उनको रेस्क्यू करके हम जरूर देते हैं। नेपाली लड़की तो हमने सब घर भिजवाई। तो माँ बाप के पास या वो संस्था में? संस्था में पहले, फिर वो जब सब कुछ सीख लेती तो माँ बाप को बुला के काउंसलिंग कराई जाती है, माँ बाप की, वो लोग करते हैं, और नेपाल में आसानी से है एक्सेप्टेंस, क्योंकि गरीब के कारण होगी। हाँ, वो तो उन्हें नहीं पता कि हमारा बच्चा कहाँ गया था, लेकिन जब पता लगता है असलियत का, वो एक भाई ने आके एकदम से रेस्क्यू करवाया। और जिनकी आप शादियां कराती हो उनका क्या आप सच्चाई, उनकी क्या आइडेंटिटी बताते? नहीं, आइडेंटिटी तो नहीं बता, हम तो बता देते हैं कि ये ऐसी घूमते फिरते भी कहीं से ना, जैसे ऐसे होता है। एक लड़की हमने एक ऐसे, क्या बताऊं, ऐसे आदमी के यहाँ से निकाली जो तत्कालीन मंत्री था, मतलब सरकार में मंत्री था, और हम पहुंच गए उसके पास। हम कभी मतलब लड़की की सूचना मिली, मतलब उनके घर से? हाँ। अच्छा, घर पे ही थी लड़की? हाँ, पहले तो हमने उस लड़की के नाम से आवाज लगाई, मंत्री के घर से आवाज लगाई, गाँव था पास में, तो लड़की आ गई वो बाहर। अच्छा, आवाज थोड़ी स्लो लर्नर थी वो लड़की। मैं कहते तेरा ये नाम है? हाँ। मैं तो बिहार से। हाँ। मैंने कहा यहाँ पे क्या, कहीं ना, मैं तो ये भी मुझे खरीद कर लाया था, अब मेरी 80,000 बात हो रही है, ऐसे क्या बेटा, बेटियां बिकने के लिए नहीं होती। क्या उम्र हुई मैं? मुझे 16 साल मुश्किल से। मैंने फिर मंत्री जी की गुनगुना में चक्कर से खेल लिया, पर लड़की नहीं छोड़ी मैंने, ऐसी बिठा रखी। मंत्री जी नहीं आए, आप जानती हैं हम कहाँ बैठी हैं? हाँ, मेरे का एक ऐसे कुख्यात अपराधी के यहाँ बैठी हूँ मैं, कि जो बेटियों का धंधा करता है। आप अकेले थे? एक साथी और थी मेरी। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा उनके यहाँ बैठी हूँ मैं। बोले मैडम जा नहीं पाएंगी यहाँ से। मैं रोक भी ना पाऊंगी। इतने में हमारे कुछ साथियों ने इंस्पेक्टर को फोन किया, तो इंस्पेक्टर आके अरे मैडम क्या उनको चक्कर पड़ रही है, चलो वापस चलो, खामखा आप हमारी मुसीबत कर, हमारी नौकरी भी खाओगी। उनका भी तेरी नौकरी जाएगी, मेरी थोड़ी, मैं नहीं कर रही नौकरी, मेरी जान जाएगी। सही बात। तो जाए, आदमी इस आदमी को एक्सपोज करके रखो, हिलूंगी नहीं मैं यहाँ से। लोकल में हमारे मीडिया कर्मियों की सबकी मेरे पास रहती नहीं, लोकल में एक हमारे परिचित थे, मैंने फोन कर, भैया आओगे यहाँ? जी कहाँ चक्कर में पड़ गई, आ तो रहा हूँ मैं, क्योंकि वो हमारी बिरादरी से भी थे, तो उनको मैं आ तो रहा हूँ, पर इस चक्कर में पड़ो मत ज्यादा, बदमाश आदमी है, कुछ करेगा। आदमी का क्या करेगा, मारेगा मुझे, क्योंकि मैं मरने वाली चीज नहीं हूँ, पहले तो ये समझ लेना। किसी की औकात नहीं, अभी तक तो घर भी नहीं आया, उसे भी तो बताया उसके घर में मैंने बवाल कर रखा है, तो अभी तो अपने घर ही नहीं आया। आ जाने मैं भी देख लूंगी, आज हिलो ना यहाँ से, लड़की को लिए। फिर मैंने रेस्क्यू ऑफिसर करा, मैंने कहा सर आज आपकी नौकरी खाऊंगी मैं, आज आप सोचो, क्योंकि मैं यहाँ बंधक बना ली, वो लड़की भी बंधक है,
अब सोचो इसके साथ क्या करेंगे, वो तो बात की बात है, मेरे साथ क्या करेंगे ये बात की बात है। मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ, इसी फोन मिलाऊंगी अब 10 जगह की रेस्क्यू ऑफिसर का काम था जो मैं करती हूँ। तत्कालीन उन्होंने इंस्पेक्टर का भी जल्दी से जो कुछ लिख के थे वो लिखा, उन्होंने भाई एक तहरीर लिखी और उनके लिए कोई से रिसीव्ड कॉपी दो मुझे, Received मैं दो सही मेरे फोटो स्टेट नहीं है, मैंने कहा मैं दूसरा लिख रही सेम, मैंने दूसरी जो मेरे साथ मिली थी मैंने कहा लिख दे इसकी कॉपी कर मैं साइन कर दूँ। आपको रिसीविंग दी उसकी फिर? हाँ है मेरे पास आज भी, तो मैंने वो कर ली। अब मैंने कहा अब मैं ले जा रही हूँ लड़की को, अरे उम्र रहने दो। कौन बोले ये आपको? ये वो सब हाँ SHO साहब, मैं अच्छा। मैं लेके जाऊँ, मुझे कोई नहीं। तो मंत्री साहब बाहर नहीं आए? मंत्री जी आए नहीं बाहर, मैं अच्छा। लड़की का हाथ पकड़ा, आप ले आए उसको? ले आ गए, हम ऑफिस में आ गए। देखिए मैं संयोग की कुछ चीजें बताती हूँ, कभी कभी इलीगल होती हैं पर वो बहुत जरूरी होती है। उस समय हम उसकी थोड़ी काउंसलिंग कर रहे थे, दिख रहा था कि वो लर्नर भी है लड़की, बातचीत लगातार उससे होती है, बेटा घर का एड्रेस भी पता हो। माँ बाप को बोले ना, कितने दिन हो गए घर से निकले? 3 साल। 3 साल पहले किसी ने शादी के नाम पे उसका अपहरण किया, उसको फिर शादी के नाम पे बेचा, वहां से उसने दूसरे को बेचा, दूसरे से तीसरे को बेचा और यहाँ से चौथे को बेचा। मतलब 10-11 साल की उम्र में हाँ। उसको बेच दिया इतनी गया। जगह बेचा गया। हाँ, अब यहाँ पे फिर बिकने जा रही थी। किसी पड़ोसी ने हमें फोन किया कि भी इस तरह की बात हो रही, लोग आ रहे जा रहे देख रहे हैं, लड़की को थोड़ी मंदबुद्धि है तो इसलिए वापस जा रही, अभी सौदा नहीं हुआ, जो भी होगा हम पूछते नहीं तो कौन भी आ रहा है सब नहीं आ रहा है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ हो रही थी ऑफिस में, मीडिया ट्रायल भी हो चुका था जब तक। तो एक लड़का आया, हम उम्र का सारा पढ़ा लिखा लग रहा था, थोड़ी देर से चुपचाप बैठा, उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि हम अंदर वाले कमरे में कर रहे थे, मेरा अंदर वाला कमरा है जी। और बाहर वो बैठा था। फिर उसने बाहर जो बैठा था लड़का, उससे कहा कि मैं मैडम से मिल सकता हूँ? वो आया मेरे पास, कहा भैया कि जी मैं आपका अखबार पढ़ लेता हूँ, कोई ऐसी लड़की आया तो मेरी शादी कर। मैंने कहा बेटा इंडिविजुअल धंधा करेगा? बोला नहीं नहीं मैं शादी करूँगा, मैं गाँव का हूँ, NMA कर रखा है, मैं ट्यूशन पढ़ा के अपना परिवार चलाता हूँ और थोड़ी सी जमीन है पे, बहुत थोड़ी, ज्यादा नहीं। मैंने कहा पक्का करेगा वहीं की लड़की से, वहां की हो ना हो, कोई भी ऐसी लड़की हाँ मैं करूँगा। मैंने कहा हमारी एक साथी थी वो थोड़ा मेकअप का सामान रखती है उसमें, मैंने कहा लिपस्टिक देना आपने? कहा भैया चल मांग मांगे हो गई सर। हाँ मैं कहा माला लेकर आओ जल्दी, तो सामने से माला मंगाई, चौक पे से दो माला डाली तो स्कूल डालते ले होगी शादी। तुरंत माँ भी बन गई आप? हाँ मिठाई मंगवाई हमने, कहा चलो बांटो, चलो सीटेल चलो देखा सब जगह देखा, फोटो वोटो खींचे बढ़िया, लड़की ले ली और 2 बच्चे उसके। मतलब तुरंत शादी भी, उद्धार भी हो गया, सीधे सीधे उद्धार। सीधे सीधे मैं कुछ फिर कोई कानून फॉलो नहीं करती यार, मुझे जब भी मुकदमे करो तुम और कर लेना एक, कोई कानून अभी तक कितने हैं मैम आप तुम? अब तो नहीं रहा, एक ही रह रहा है उसी। आप जाते हो वहां पे? अभी नहीं जा रही। कोई मेरे वकील साहब कहते हैं भाई जो कर लो इसे खत्म तो करवा दो। अरे मेरे को मेरी जीते जी एक तो रह जाना, उदाहरण के तौर पे तो है। अच्छा एक बात, ये बात आपने खत्म कर, इनकी पहचान क्या है? बाप की पहचान क्या है? बाप पिता की की क्या है? है और क्या उनकी केवल एक पहचान ये है बस एक कोठा नंबर? हाँ है ये फलानी का कोठा है, ये निकानी का कोठा है, बस। लोगों को पहचान होती है, नाम, उसको नाम को आदमी ना, लेके जीवित है। नहीं, उनका नहीं। कोठा नंबर पहचान बन गई। हाँ और अब तो कोठा नंबर भी नहीं रहे, हम नाम से हो, अब इतने खुल गए, ये उसका है, ये उसे गर्व महसूस करते हैं या क्या करते नहीं, वो तो मजबूर है, हम नहीं तो रख दी वो नाम। मान लो मैं देख रही हूँ एक जगह तो मैं कह रही हूँ कि फलानी का कोठा है, मुझे पता मालकिन वो है, क्या करें? ये बस हमारे पास। मुझसे अगर पूछने लगे कि उसके कमरे का नंबर क्या, मुझे नहीं मालूम, पूछती भी नहीं। मैडम इतने लंबे लंबे किस्से बता रही है, पुलिस भी है समाज में, संविधान भी है, सब चीजें भी हैं। अरे ये देखो इन गलियों के आसपास सबसे बड़ी बात है पुलिस है, तो मैडम फिर पुलिस में पूछते हैं कुछ सवाल है, बताओगे या बचोगे? ना ना तो मेरे कुछ लिखे हुए सवाल है, जवाब बेशक उठा लूं मैं अपना कुछ अपना। ये देखो हम कुछ सवाल आपके लिए हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई बताओगे पक्का या कुछ बचोगे? किसी चीज से नहीं। तो ये बताओ पुलिस बचती क्यों है? स्टेक होल्डर है उनकी हितग्राही है, पैसा खर्चा पैसे की वजह से बचती है, बिल्कुल। उनकी कर मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटाते हैं, अच्छी मारपीट भी करते हैं, चिनौती भी करते हैं, छीनते भी हैं और जाता भी है। इनसे उल्टा छीन लेती है पुलिस? हाँ बिल्कुल, नहीं कस्टमर से छीन लेती है। नहीं छीनती। कैसे छीन लेती है?
अरे ऐसे देखो, ऐसी छीनती है जब वहाँ उनका हर वक्त का रहना है, जो सिपाही है, दीवान है, तो उन्हें आप क्या वो तो सब कुछ कस्टमर से छीन लेंगे। अरे छोड़ना, आज मेरे पास पैसे नहीं ला मुझे दे। अच्छा जी। बिल्कुल। तो एक ये बताओ, लड़कियां आपने रेस्क्यू कर ली और रेस्क्यू करके आपके पास आ गई, तो कब तक कस्टडी में रखा जाता है, क्या टाइम नहीं ड्यूरेशन नहीं, उसकी क्योंकि उसका होती है? कोई ड्यूरेशन नहीं होता। उसको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में जाती है, वहां से जाने के बाद में उनको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है, मेडिकल होता है, वो भी प्रोसेस है। और उसके बाद नानी की तब भेजा जाता है। और जिसका हम निकालते हैं और जो हमारे उसमें है, तो वो शादी करती है, जो इसकी प्रेम में निकल के आ रही है, प्रेम में शादी आ कर- गई, हाँ शादी करती है, कुछ नहीं करेंगे। तो इनका लीगल गार्जियन कौन बनता है? पुलिस बन जाती हो, आप बन जाती हो, क्या होता है, क्या है ये? काहे के लिए लीगल गार्जियन? भाई लड़की कोई आपने खोटे से रेस्क्यू कर दी, कोई भी नहीं, मैं तो किसी को कहूँ भी चल तुझे आज इसकी वो करनी है कन्यादान, बेटी है, और कुछ दिन फॉलो भी करना है, जिद है मुझे तो करो। मतलब समाज से आप उसके लिए माँ बाप तैयार कर देते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने इतने बड़े बड़े लोग कर दिए, हो जाते हैं लोग तैयार? होते हैं, अच्छे भी लोग हैं दुनिया, और जिन पे टिकी है अभी तक दुनिया। अच्छे लोगों की वजह से तो दुनिया बिल्कुल, चलती है, अभी बात तक सच दुनिया। है। और मैं पुलिस में भी बता रही हूँ कि अगर आरपीएफ है, जीआरपी है, जो इतने संवेदनशील है ट्रैफिकिंग के प्रति कि उनको एक फोन करो तो तुरंत तैयार। आ जाते हैं, नहीं नहीं, उनके क्षेत्र में अगर हो रहा है, स्टेशन पे कुछ हो रहा है, तो उसके लिए तो तुरंत उसके लिए पूरा सपोर्ट से कर देते हैं। पूरा सपोर्ट। तो ये जो आप बता रहे हैं लोकल, जो उनके ओरिजिनल माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, वे छूट जाते हैं, आप जो कहीं से भी उनके माँ बाप बना देते बिल्कुल। हैं। मैं तो ये मेरी बहुत बच्ची बड़ी कहती है बात आप बता रही कि एक फिल्म बनी थी जया बहादुरी की 1084 की मालिक, मैंने नहीं देखी, वो शायद किसी उसका नाम था कोई, जेल में कोई कैदी 1084 नंबर था उसका, उसकी माँ बनी। लेकिन मुझे ये सब कहते हैं 1084 की माँ तो हो चुकी है। चलो इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मेरे को कुछ सवाल है, इस पे आप जवाब दें। हाँ। जब ये छूट जाती हैं लड़कियां, हम्म। तो क्या लिखा पड़ी होती है, क्या लिखती है पुलिस, आप क्या लिखते हो? कुछ तो लिखा पड़ी नहीं, होती हम तो होगी ना? सीधे देते हैं कि उसके कमरे पर से जबरन ये लड़की थी और इसने निकलने की हमसे गुहार लगाई, इसको उठा लगा और इसी हालत में निकाली। फिर पुलिस अपने ढंग से उसमें आईटीपी एक्ट में उसको निरुद्ध करती है। ठीक है। उनके लिए जो एक्ट है उसमें निरुद्ध करती है, जेल भी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, आज तक कोई कस्टमर जेल नहीं जाता। कस्टमर कह रही हूँ ना, बताइए किसके साथ फिर वो वेश्यावृत्ति कर रही थी। ये रेड सवाल आ जाता हो। ये सवाल रेड का, मैं क्या अच्छा। जो रेड करते हैं, मेरा उनसे सवाल है, जो पुलिसकर्मी करते हैं, जो महिला कल्याण विभाग से भी जुड़ा हुआ इसका है, जो रेस्क्यू ऑफिसर है, ये जो रेड करते हैं, फिर वो मतलब मुझे बहुत एतराज है रेड से। अच्छा, क्योंकि जाके मजिस्ट्रेट उनको पूछते हैं आपकी क्या उम्र है, सावित्री। आईटीपी एक्ट का ये लकूना है कि अगर 18 साल से ऊपर की लड़की है तो वो अगर अपनी मर्जी से कुछ करे तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। बात भी ठीक है, आप क्यों कहेंगे? तो वो वहां से रिलीज हो जाती है, फिर आगे लटक जाती है, अगले दिन दिखाई देती है। तो वापसी भी हो जाती है? वापसी होती है, वो सारी वापसी आती है। कितना परसेंटेज रहता होगा लड़कियां वापसी होने का? रेड की तो 90% आती है वापस। रेड की बिल्कुल 90%? मैं अपने उसमें कह रही हूँ, एक लड़की के अलावा मेरी रेस्क्यूड गर्ल कभी वापस नहीं आई आज तक। जो मैं मजबूत तो मुकदमा बनाती हूँ, अच्छा, मालकिन पे जाएंगी जेल, कैसे आएंगी? लड़की 90 के तब में रहेगी, ठीक है। शादी होगी वहां से आइडेंटिटी छिपा के, तो कैसे? तो अब ये लगभग आपने जो अभी तक काम किया है, आप कितना लगता है कि आपका सक्सेस रेट कितना है? 100% तो हो नहीं सकता कोई भी। 100% तो कोई भी चीज नहीं। तो कितना सक्सेस मेरे रेट आप मानते बहुत से हैं, जैसे एक लड़की रेस्क्यू की, उसका भाई बुलाया, एक्सेप्टेंस हुई, लड़की वापस आ गई। ठीक है। तो ये बड़ा फेलियर होता है, और ये समाज का फेलियर था कि वापस वो इसलिए नहीं आई कि वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं थी। वहाँ तो गरीबी इतनी थी कि एक्सेप्टेंस की कोई बात ही नहीं आ रही थी। गरीबी देख के वो वापस आ गई कि यहाँ मैं रोटी तो खा रही थी, अब यहाँ काम करूंगी तो अपने भाई के परिवार को भी रोटी खिला इतनी सकूंगी। लाचारी हो जाती है कि वो इस धंधे को ज्यादा अच्छा मानती है। अच्छा नहीं, उस परिवार को पालने के लिए भी वापस चली जाती, मैं उसको भी पालूं कम से कम। वो तो बहुत बुरा हाल है उसका, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। अच्छा, ठीक है। एक बात अब दूसरी बताइए, चलो पुलिस की बात होगी जो, तो पुलिस ने कभी आप पे ऐसा दबाव बनाया कि छोड़ो, आप परेशान हो गए हो, आप पे कभी हमला हुआ हो, क्या रहा कभी? ठीक है, हमला तो मुझे तो एक्सीडेंट में मार ही दिया गया था। एक्सीडेंट हाँ, कराया गया या हो गया? नहीं खरा, मेरे ऊपर दूध का टैंकर चढ़ा पूरा गाड़ी के ऊपर। अरे कहाँ की घटना है, थोड़ा ये बताइए। ये गढ़ रोड पे हसनपुर पड़ता है, अच्छा। और हसनपुर से मैं अपनी बेटी की यहाँ काट देने जाती, बड़ी बेटी की, छोटी बेटी की शादी थी, तो उसके साथ ससुर वहीं रहते थे। और हमें दिखा था कि ये एकदम सड़क पार करके दूध का टैंकर बहुत तेजी से मत पड़ा,
मैं जो हमारे साथी थे वो कार ड्राइव कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने बस इतना मौका मिला कि उन्होंने मेरा सिर पकड़ के नीचे कर दिया था और खुद को नहीं बचा सके। बहुत बहुत डैमेज है आज तक भी। वो इन 15 सालों में आपको भी कितनी चोट आई थी? बहुत सारी है। देखिए कितनी? ये शिकंजा है इस हाथ में पूरा, शिकंजा? ये रोड है। हाँ, ये रोड डल गई थी? स्टील है इसमें। कौन लोग थे वैसे? वो तो खुद ही आ गया था। जैसे ही मैं घर आई रिलीज होकर, मैंने बैठक में अपना बेड डलवा नहीं, दिया था। जिस आदमी ने एक्सीडेंट करा, आया कुछ था उसकी, जिसने एक्सीडेंट किया उसका क्या, कौन था, क्या था? वहीं कहीं, जानबूझ के किया क्या? हाँ जानबूझ के, वहीं का एक दलाल था, आया वो, आकर उसने माफी मांगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती है। दलाल माफी मांग रहा है? और मैंने उसे फिर राखी मांगी, मैंने राखी बदलवाई उससे। राखी बांधी? उसके जीवन पर्यंत बांधी मैंने। मेरे उनसे, देखिए वो दुनिया की सताई हुई है, वो दुश्मन थोड़ी है, मेरा उनसे कतई कोई वो नहीं है खराब। मतलब वो कतई आदमी भी। जो आपको मारने हाँ, की बात करता उसने है, कहा आपका मेरे एक्सीडेंट मुकदमा करता है, उसने आप मुझसे कहा कि मुकदमा लिखा। जब मैं बेहोश थी वो आया, इन लोगों ने मुझे बताया कि वो आया था। अच्छा, केरी बेहोश हुई, कि वो आया था। मैंने पूछा नहीं तुमने क्यों आया था, ये कह रहा था बस इनसे बात करनी। बैठा रहा घंटों। पछतावा था उसके मन में? हाँ, तो फिर वो घर आया। पछतावा दिखाने का था या कि ना सही नहीं, में? ना नहीं, बिल्कुल पछतावा, क्योंकि उसके बाद उसने मुझसे बहुत सारी लड़कियां निकलवाई। खुद पीछे हट जाता था और बताता था कि वहाँ है लड़की, निकालो, आ जाएगी। तो पश्चाताप कह सकते हैं आप। क्योंकि मैंने मुकदमा नहीं लिखाया। आप ये देखो हाँ। कि जिसको मारने का प्रयास हो, हाँ, वो एक फिर उसकी बहन बन जाती है। उसने कहा कि वो करो तुम। और इससे बड़ी बात बताऊं, जो उसकी वहां पे मतलब महिला है, जो जिसको मानती है, अपना पति मानती है, उसकी अपनी फैमिली है, काफी बड़ी फैमिली है उसकी, लेकिन वहां भी इस महिला के पास उसका आना जाना था। मैं उसे भाभी बुलाती हूँ, आज भी बुलाती तो रिश्ते बन मतलब गए? माफ कर दिया आपने। हूँ। मतलब एक तरफ आपको बिल्कुल। बेटियां मिल गई इतनी सारी, हाँ, अब एक तरफ भाई भी मिल गया। भाई फिर तो- नहीं रहा वो, लेकिन जब तक जिया उसने मुझसे बहुत लड़कियां निकलवाई। सामने नहीं आता था कि मेरा भी जी भाई वो है परेशानी। अच्छा, किसी के तो 2 बेटी होती है, मेरी किसी के बहुत 4 होती है, अनगिनत है, अनगिनत तो है। इसका सुख क्या, कैसा लगता है मन से, बहुत है। अंदर से क्या लगता है? बहुत है। एक बच्ची छोटी सी है अभी आजकल हमारे पास, और जब वो भाग के आएगी तेजी से और वहां से आके कहेगी, उसकी माँ तो पीछे ही रह जाती है, और अच्छा, जब तक आके कहेगी नानी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नानी, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मुझे ये लगता है कि ये मेरी नहीं, जो कर सकती करती नहीं। अंतरात्मा क्या कहती है? ये कहती है कि मैं समझती हूँ कि अगर मान लो पूजा ही बहुत बड़ी चीज होती, मुझे पता है कि लोग मुझे बहुत कुछ कहने वाले हैं, अगर भगवान पत्थर की मूर्ति को पूजना, वो दीपक जलाना और 2 घंटे वो सब करना, ये अगर पूजा होती और भगवान इसे मानते अगर कहीं है, तो मुझे तो सजा देते बहुत बड़ी। लेकिन मेरे तो बच्चों का हाथ पकड़ लिया मेरे भगवान। क्या? लेकिन मेरा बच्चा IITian है, मेरी बहू IITian है, उनकी अपनी बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत बड़ी क्या मतलब, पहली AI कंपनी है इस देश की, विश्व की टॉप 10 में उसकी AI कंपनी है? AI कंपनी है विश्व में टेक, विश्व टॉप 10? हाँ हाँ, वो आपको मैं तो क्या ये जो दुआएं मिली हैं, हाँ। तो दुआओं का असर है? बिल्कुल मानते हो या वैसे ही कह रहे हो? मेरे दामाद हमारे कैमरे के लिए कह रहे हो या सच में नहीं मानते नहीं हो? नहीं, मैं मानती हूँ कि ये दुआएं हैं उनकी, मुझे इनकी दुआ। जिन बच्चियों को मैंने निकाला, और उनकी भी जिन मालकिनों को मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। आप मैंने अपनी तरफ से कभी मुकदमा नहीं लिखाया। मतलब मालकिनों से आपका वो था कि हाँ छोड़ो इनका ये काम है, लेकिन मेरा काम बचाना है, हाँ, मेरे इसलिए काम आपने मुकदमा नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया। मैं तो अगले दिन जाती हूँ, वो चलाए फिर कल कर गई वो ये बड़ 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 ऐसे। कल चाय भी नहीं पी, तुमने कपड़े फाड़ दिए। अच्छा देखिए, मैं ये देखो कितना ऑन कैमरे में कहती हूँ, आज तो नहीं, मैंने कल पहन रखी थी, मैं उनकी दी हुई साड़ियां भी पहनती हूँ। उनकी दी हुई। जब भी वो लाएंगी तो मुझे दीदी एक साड़ी ले आए, हम जयपुर आए हम, क्या मतलब वो इतना और प्यार इतना मानती संभाल हैं? के रखती हूँ। मैंने कल उस साड़ी को मैं पहन के आई हूँ, काफी 10 साल पुरानी हो रही है, पर फिर भी मैंने बहुत सहेज के, मैंने फट ना जाए, अभी सिल्क है 10 साल पुरानी है, मतलब इतना प्यार मानती हैं वे आपसे? मानती। तो किस तरह से देखते हो आप उन्हें? बहन की तरह देखते हो क्या? वो तो चलो काम मैं तो करेगा। समझती हूँ कि वो भी एक मानवीय संवेदना संवेदना। व्यक्ति है, उनकी बस। भी एक मजबूरी उनकी कुछ हो भी गई एक- होगी। उनकी दुनिया है, उनका भी, वो भी चाहती है कि हमें समाज भाई से जब लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, क्या करेगा? क्या करेंगे। और मैं देखिए, मैंने एक घटना बहुत कम बताई है, वो शायद एक आध जगह बताई है, उनमें इतनी संवेदनाएं हैं कि जिसका आप उम्मीद नहीं कर सकते। कैसी? एक महिला का मतलब की बड़ी मालकिन है, उसका किसी से, जैसे जो भी कोई आ गया तो 2-4 दिन उससे प्यार हो गया, भाई आ रहा है बहुत ज्यादा, उसी के पास आ रहा है। ऐसे में उसको किसी दिन एक फोन आता है, और उसकी अपनी बेटी उसी में घूमने नहीं है, दराज हो रही थी कि यहाँ आ जाओ इस नर्सिंग होम में, इस नर्सिंग होम का नाम लिया, बहुत जल्दी आ जाओ, और कोई मरते मरते तुम्हें पुकार रहा है। उसने तुरंत मुझे फोन करा कि दीदी कोई मतलब ट्रैप भी हो सकता है इस तरह का, मुझे बुला रहे हैं, मैं क्यों जाऊं। मैंने कहा तू उधर से आ, मैं तेरे से पहले पहुंचती हूँ।
वहां मैं पहुंची तो मुझे लगा कि भाई शादी आदमी से बुला रहा है, मैंने इसे फोन करा, मैं कहा तू आ जा, बहुत जल्दी आ जा। वो आ गई। आने के बाद में उस आदमी ने उनका एक्सीडेंट हुआ था, पति पत्नी दोनों का। पत्नी तो गुजर चुकी थी, उसमें कोई सांसें थी, और इतनी की शायद उसने अपने जीवन से रोक रखी थी उस आदमी। तो जैसे ही वो आई, उसका जो बच्चा था, उसने नर्स को ऐसे कहा, नर्स ने 2.5 महीने का बच्चा था उसके हाथ में दिया आदमी ने, उसने ऐसे कहा उसको पकड़ा दिया। किसको? वो सेक्स वर्कर थी, उसको पकड़ा दिया? ये अब दे रहा है। बहुत देर उसे समझ नहीं आया कि इसको क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो वो बस उसकी सांसें थम गई, वो भी रोती रही, मैं भी रोती रही, और मैंने कहा सीने से लगा ले। मतलब एक मेरे माँ बेटा नहीं था। अपने 2.5 साल के बच्चे को उनको दे माँ तो गुजर सेक्स गई। वर्कर बनाएगी उसको? मैं बेटे को कैसे बनाएगी, बेटा था वो। माँ तो गुजर गई थी, उस बाप ने दिया कि ये इसको रख दो। उसे उससे ज्यादा भरोसे की कोई औरत नहीं दिखी अपने परिवार में, जिसको बड़ा पूरा ये परिवार। तो कहेंगे कि एक तरह से बॉन्डिंग भी हो गई थी। अब बॉन्डिंग हो ना हो, लेकिन उस महिला का वो देखिए कि अपनी बेटियां धंधे में उसकी, हाँ। और उस बेटे को उसने ऐसे जी जान से पाला, फिर शहर के एक नामी स्कूल में दाखिला कराया। लेकिन मैं देख रही थी कि जब भी मैं जाऊं तो अच्छा वही गाली गलौज वही सब कर रहा था। मैं क्या कर रही है, चलो हटा, इसको हॉस्टल में कराऊं। हमने हॉस्टल में कराया। अब हॉस्टल में हो गया, तो जैसे मैं फॉर्म भर रही थी तो हमने उसके फादर का नाम लिखा। मैंने कहा बता क्या लिखा, जी जो है हमने लिखा, मुस्लिम था तो लिखा। फिर उसने कहा माँ का कॉलम, तो किसी ने कहा दीदी मुझे उसकी माँ नहीं पता। मैंने कहा पागल है क्या, माँ है तू? मैं क्या जानू, ये 8th क्लास में आ गया बच्चा, मैं नहीं जानती कौन माँ थी। तू है, हमारे यहाँ तो यशोदा का चलन है। सही बात है, मैंने कहा तू है इसकी माँ। यशोदा के चलन है। आप समझो कि जो लिख रहा था वो भी रोया, हम भी रोए, और वो तो इतना रोई फूट फूट के कि दीदी आपने मुझे एक बेटे की माँ बनाया आज। बिन बिहाई माँ ऐसे भी है। हाँ, ये तो बिन बिहाई माँ होगी। है। और देखिए फिर क्या हुआ, जिस बच्चे को उसने पढ़ाया उस बच्चे को ना हॉस्टल नहीं दे रहा, मतलब कोई रूम शेयर नहीं कर रहा। मेरा जाना भी खतरनाक कभी कभी हो जाता है। मेरा एक बच्चा था, मतलब परिचित देवर लगते हमारे दूर रिश्ते में, उनके बेटे के साथ उसको हॉस्टल शेयर कराया जी। और उस लड़के ने बीटेक किया है ना, बीटेक, और उसने सब कुछ भेज दिया उस लड़के को पालने में, कुछ नहीं रहा उसके पास, बेच दिया। भाई हॉस्टल का इतना खर्चा, उतना महंगा स्कूल जिसमें पढ़ा रहे थे उसके लिए। फिर बीटेक करा, उसने जिद पकड़ी मुझे देहरादून से करनी है। मैंने मना भी करा, तो क्या कर रही है। ये अलग बात है कि मैं हमेशा उसे यही कहती रहती कि मैं तो तेरी टांगे काट दूंगी जिस दिन भी तूने माँ की तरफ को अगर निगाह टेढ़ी करी, तो तुझे ये सब करके इसने पाला है, तू नहीं जानता तेरा बाप कौन तेरी माँ कौन। और देखिए उसने जिम्मेदारी केवल उस बच्चे की नहीं निभाई, उसने उसकी बहनों की शादी की, उसका एक बड़ा भाई था उसकी शादी की, और वो सब ऐसे ही हैंड टू माउथ लोग थे, उनकी सबकी शादियां की, इसकी शादी की, इसकी शादी की, और उसने जिद की कि मैं शादी वो नहीं करूंगा, नौकरी। उसको चश्मों का एक शोरूम करवाया, अपना घर बेच के, आज वो किराए की कोठी में रह रही है, क्योंकि मैं दूसरे की क्या कुछ बेच के सब बच्चे को पागल कर मैं रहा है दूसरे क्या? उसने शिकायत भी नहीं की। मैंने उसे कहा कि वो उसके साथ रहे ना, तो वो लोग नहीं मिलने जाते उनसे? जाता है मिलने, खर्चा भी वही देता है, पर वो ये ना कि वो नहीं चाहती कि मैं इसके घर में लोग मेरे फेस को पहचानते हैं, मैं नहीं रहना चाहती इसकी जिंदगी जीने। फिर मुझे किसके लिए करना था, इसके लिए तो विज्ञा करते क्या होगा, ये अपना तो इसने खुद बना लिया, लड़ा आपने, हमें भी तो लड़ा। और आप ये देखिए उसकी बेटी आज भी धंधे में, उसकी खुद की बेटी कहाँ से लाती है इतना जिगर? मतलब एक माँ करते एक माँ कहाँ से लाती है? अगर औरत है तो सबका दर्द समझ नहीं, औरत तो सब वे भी औरत है, कहाँ से लाती हो इतना मासूम, कहाँ से आता? कौन देता है ताकत? पता नहीं, शायद ऊपर वाले ने इसीलिए दिखावा तो नहीं है समाज का। दिखावा तो आपको काम से दिख रहा हो, मेरे केवल दिखावा है, तो दिखावा होता तो मैं यहाँ होती ही नहीं कि तो मैं कहती मैंने 10,000 लड़कियां निकाली, 20,000 लड़कियां निकाली, इतने दिन मैं तो कहती मैंने 562 निकाली और अभी 30-35 लड़कियां हुई हैं, तो 600 भी नहीं कह रही कि मैं हो गई। ये नहीं, मुझे दिखावा करना कभी आया भी नहीं, साधारण सी जिंदगी जी है तो सब लोगों के साथ तो कहते होंगे, कहो उनसे फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी महिलाएं, मेरी उम्र की महिलाएं, अगर वो कह रही है मुझे 15 साल का लड़का प्रपोज करता है, क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं
क्या समाज को मैसेज देना चाहती तो है पढ़ी कि लिखी है। 15-15 साल के लड़के और हमको ये कहें कि हमें आपके साथ सेक्स करना है? मर ना जाए उससे पहले। कैसे वो अपने बच्चों को मुंह दिखाती हैं, कैसे वो समाज उनकी अपने तो बच्चों एज को भी मुंह बहुत दिखाता है है। जिनकी आप बात फिर कर रही हैं। फिर बताइए, और लोग कहते हैं क्यों वो अपनी मर्जी की मालिक है। कौन सी दुनिया में जी रहे? मर्जी की मालिक को कौन मना कर रहा है? बस सेक्स है जो कुछ है दुनिया में, और कुछ नहीं है। अच्छी चीजें हैं। नहीं है। हाँ, वो अच्छी पढ़ी चीजें लिखी हैं। महिला इस तरह की हैं? बातें अभी वो हो अपनी सकता सफाई है। दे रही है कि ये फोटोज मेरे नहीं है, जो वो एक टांग पे टांग रख के बैठी हैं, जो वो इतने शॉर्ट्स पहन के, ये आई क्रिएट की हुई है, ये ऐसे क्रिएट की हुई है। क्यों नहीं आपने उसी समय विरोध किया? क्यों आप इतना घटिया बोल रही थी उस पर? आज वो ही तो बोल पढ़ी रही हो। लिखी होने के हाँ, बाद भी पढ़ी इस तरह लिखी की विदेश में आप सेटल है तो विदेश तक रखो ना इसे। वो तो हिंदुस्तान में क्यों कर रही हो इसे? नहीं, इस एजुकेशन एक अलग पार्ट हो सकता है, लेकिन वो तो इसे देखिए, जस्टिफाई कर सेक्स रही है। एजुकेशन और उसको बहुत अंतर है। बहुत अंतर काम है। शास्त्र है हमारे यहाँ, शास्त्र है वो। शास्त्र है। और अगर आप शास्त्र देखें तो वो केवल मुद्राएं नहीं बताता, वो एक सिलाई करती हुई महिला की कैसी मुद्रा लग रही है, तब वो भी अपील कर सकती है आपको। एक खाना बनाती हुई महिला कैसे अपील कर रही है आपको, ये सारी चीजें उसमें। आप पूरा तो पढ़ी, खाली आप ये बताएंगे कि ये मुद्रा से ये और ये मुद्रा अपने से ये। हिसाब से चीजें अपने निकालिए। हिसाब से आप चीजें निकालते हैं, किस लिए? ताकि औरत वहां फंसी रहे। और अभी तो हद हो गई है कि एस्कॉर्ट सर्विसेज चल रही हैं, जिगोलो चल रहे हैं। कौन सी स्पा सेंटर आपके शहर में? भी 4 स्पा सेंटर्स पे छापे लगे हैं, कहाँ नहीं है? होटल्स में लड़कियां एम्प्लॉय रखी जा रही हैं, वो ड्रेस कोड पहनती हैं, जो उनके यहाँ का ड्रेस कोड है उसे पहनती हैं, और उसके बाद वो प्रोवाइड करी जाती हैं कस्टमर को। हाँ, ओयो चल रहा है, ना जाने क्या क्या नाम रख दिया। होटल इंडस्ट्री इसलिए डेवलप हो गई है, इसका चल रहा है। तो इसे कैसे देखते हो आप? ये अच्छा ही मैं इसे बताइए, मानती आप हूँ कि इसमें बात हमारा करिए। हिंदुस्तान सेक्स ट्रेड में बदल चुका है। अब ये देह व्यापार नहीं है, सेक्स ट्रेड ट्रेड है ये। बिजनेस, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि होटल इंडस्ट्री बिजनेस क्या है? जिसके बदले आप पैसा ले, ये तो बिजनेस है। आप सेक्स के बदले पैसा ले रहे हैं। ये तो हमारे कहीं शास्त्रों में नहीं, कुछ नहीं। कहाँ लिखा है? ये तो विदेशी कल्चर कहाँ है। लिखा है? और बल्कि हमारे यहाँ विदेशी कल्चर तो मैं ये कहूंगा नहीं कि है। वो तो हमारा संस्कृति वहाँ- अपना रही है। वो तो हमारी अपना रही है। देखिए, वहाँ खुला सेक्स है, वहाँ अगर किसी का किसी से संबंध है तो वो सेक्स कर सकता है। वो भी सड़कों पे थोड़ी कर रहा है कि जैसे हमारे मंत्री जी हाईवे पे कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे एक मंत्री जी वो 8-10 रूसी लड़कियां शराब लेके वो इंटरनल पार्ट्स पे फेंक रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, ये करते हैं। हाँ, भी वो मंत्री ये तो जी नहीं का करते को ना आया वो। था। बताइए क्या फिर ये बताइए, समाज का वो और उस औरत को शर्म नहीं आई? वो कहती मंत्री से कि तू भी पूरा तरह से अपने कपड़े उतार। मुझे अगर बिल्कुल मैं एकदम न्यूड उतर रही हूँ तो तू भी उतार। वो कपड़ों में क्यों उतरा? फिर उसको अपनी परवाह थी, और इस औरत को अपनी महिला परवाह नहीं थी। की इज्जत की क्या रही है? खाली एक बाल दिख रहे हैं उसके पूरे शरीर पे, और कुछ नहीं। ये जो नए हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, ये अपने आप को खुद परोस रही हैं इसमें। चलो, अब महिलाओं की बात हो गई, थोड़ा सा एक बात हो, अब लड़के जिगेलो बन रहे हैं। ये क्या है? ये क्या चल रहा है समाज में? उसमें महिलाएं फंसाने वाली नहीं है। क्या उसमें भी तो वही महिलाएं हैं कि जो जिनको सेक्स चाहिए, जो अधबूढ़ी हो गई हैं, जिनके पति कहीं बाहर रह रहे हैं, या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, या वो महीनों घर नहीं आ रहे, तो इनको हायर कर रही हैं। क्या है ये? और उन लड़कों को तो शर्म, मैं कहती हूँ कि तुमको शर्म नहीं आ रही कि तुम अपनी माँ जैसी के साथ, तुम कभी ध्यान नहीं आता कि मेरी माँ भी होगी, दादी भी होगी, वो तुम उसके साथ पैसे के लिए सेक्स कर रहे हो। और उन महिलाओं को नहीं आता कि तुम्हारा बेटा भी होगा इसकी उम्र का। नहीं आती शर्म? हाँ, ये तो ट्रेंड ऐसा कई बार मैं सोशल मीडिया पे साइट 100 बार सोचती हूँ कि कोई ऐसी बात ना है कि मेरा बेटा सुने, मेरी बेटियां सुने, मेरे दामाद सुने, और उनको ये लगे मम्मी ये नहीं। मुझे एक बार भी ये इस बात की आप गरिमा रखती हैं? मैं हमेशा ये बात रखती हूँ आगे। बहुत मजबूरी मैंने आज ये बात की है कि उस जैसी महिला को मुझे शर्म आती है। बस कभी कभी मुझे ये शर्म आती है। अगर वो मिल गई तो क्या रिएक्शन होगा आपका? मैं नहीं, क्या करूँ? मैं तो बात भी नहीं करना चाहूंगी, मैं तो देखना नहीं चाहूंगी मेरी तरफ। किस प्रोफाइल की होती होंगी मैम ये महिलाएं? हाई प्रोफाइल। वो लोग करते हैं ऐसा, हाई प्रोफाइल। वो बुलाते हैं लड़कों को, और लड़के भी शायद उसी प्रोफाइल के, कुछ लड़के भी हाई प्रोफाइल के होंगे। ना नॉर्मल फैमिली से। नॉर्मल। तो ये लोग क्या, इनकी कोई एजेंसीज होती है, कुछ ऐसे टाई अप के जरिए जाते हैं। अच्छा, मसाज पार्लर्स के जरिए जाते हैं। कहीं पैसा कमाना है, चले जाना, 50,000 रुपए देगी आज। फिर एक से दो से तीन, और थक के कहते हैं हमें बचा लो, अभी हमारी शादी नहीं होने दे रही। अच्छा, फंस जाते हैं। क्यों डरते? इसको डर होना चाहिए। आप मिलते हो ऐसे लोगों से? लड़कों से मिली हो आप? बहुत आए मेरे पास। तो किसी का रेस्क्यू आपने ऐसे किया इन लोग का? तू क्यों डर रहा है शादी से? उसको डरना चाहिए कि वो ब्लैकमेल होगी जब तेरा फोटो डालेगी। उसका पति पूछेगा ये आया कैसे, तेरे साथ सोया कैसे, और वो बड़े लोग हैं, उनकी बदनामी होगी, तेरी कोई बदनामी नहीं। तो लड़का निकल जाएगा। में शादी करके रह रहा है, थोड़ा इलाज की जरूरत पड़ी उसको, तो बहुत उसने सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयां खानी पड़ी। एक रात में 4-4, 5-5 महीने के पास गया।
तो ठीक है, सुरक्षित है। मैम एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, एक इस चीज पे रोशनी डालिए प्लीज। जितने भी सेक्स वर्कर हैं आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, ये लोग कई कई बार हम लोगों को दिखाई देता है कि ये लोग कैमरा भी फेस कर रहे हैं आजकल अपनी दशा बताने के लिए, कुछ का फेस ब्लर कर दिया जाता है, तो इसमें देखिए- कहाँ तक सच्चाई है? देखिए होगा, मैं तो इतने साल 32-33 साल हो जाएंगे मुझे, मतलब 32वें सितंबर में हो गए, मैं तो आज तक इन लोगों जब रेस्क्यू होता है ये देती, और फिर ब्लर करने की हमें जरूरत नहीं होती। अच्छा। नहीं सही कि बात। वो खुल के बताती हैं खुल जो के कुछ होना, बताती हैं जो कुछ जो भी उन्हें कहना है वो खुल के बात करती हैं उससे, जहां से निकालती हूँ वहां खुल के बात कराती हूँ। करो, क्यों नहीं बताओगी कि क्या करा तुमने इस लड़की के साथ, भले ही वो अपने आप को सेफ गार्ड रख के बात करें, लेकिन करती है, ब्लर करने की कहाँ जरूरत आती है। लेकिन ऐसे नहीं, मैं तो मंच दिया उन्हें, आओ बैठो, कितना भी बड़ा कोई कार्यक्रम किया, मंच पे बैठो। अब ये जो मीडिया ये बोलते हैं ओटीटी आ रहा है, हाँ। ये तो खुला मंच दे रहे हैं, तो खुला गालियों मंच- का मंच दे रहे हैं, बताओ ये तो इसमें क्या गाली भी है, कहोगे? सेक्स भी है, कौन सी चीज नहीं है। नहीं नहीं, विकास झा जैसे संवेदनशील निर्माता ने आश्रम बनाई, बहुत अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करती हूँ, लेकिन क्या जरूरी था कि आप सेक्स दिखाएं खुला, कपड़े उतारते दिखाएं खुला, आप दिखाएं कि वो बूढ़े उस अपाहिज के साथ भी सेक्स कर रही है, पति के साथ भी कर रही है, और फिर प्रेमी के साथ बच्चा प्रेमिका पैदा कर रही है और सौतेले बेटे के साथ सो रही है। आपसे ये- मूवी ने क्या संदेश दिया है, इस पे बताओ थोड़ा, क्या लगता है इसे देख के? देखिए मिर्जापुर ने, लोगों ने, आपने सुना होगा कि मिर्जापुर में लोग चिल्लाए कालीन भैया, एक दूसरे को कालीन भैया, है ना, जी जी ऐसे ही चिल्ला रहे। जी जी। मगर वो कालीन भैया नहीं चिल्ला रहे थे एक्चुअली, कहते तुम भी देखो ये, क्योंकि तुम्हारे तो बेडरूम में परोस दिया भी है, और उससे बड़ी, क्योंकि उसमें सेक्स है, हाँ। खुला सेक्स है, आश्रम में खुला सेक्स है, जी, वो देख रहे हैं लोग, ये नहीं देख रहे। मूवी एक का बहुत नाम अच्छी- आश्रम। आश्रम बहुत अच्छा है, इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे को इन्होंने उठाया, और क्या जरूरी था। हमारे जमाने में अगर दो फूल टकरा दिए हम समझ गए कि भाई ये आपस में प्यार कर रहे हैं, ये क्या जरूरी है कि आप उनके कपड़े उतारें और उनको दिखाएं दोनों को ऐसे। और एक और बहुत संवेदनशील ये फिल्म बनी, फोड़पन नहीं है क्या? फोड़पन, उससे ज्यादा सरकार की मंशा है ये कि ये परोसा जाए। ओटीटी को मान्यता दे दी है, उसमें गालियां परोसी जा रही हैं, देखिए गाली परोसी जा रही है, उस पर सेंसर बोर्ड लागू ही नहीं है, और जबकि आप कुछ बोल दो, यहाँ बोल दो तो उसको आप बीप कर देंगे और नहीं उसे नहीं, निकाल- उसे आप अगर हम यहाँ हाँ। बोलते हैं उसे सरकार, हाँ। कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते अभी हैं। कहीं मत जाइए, ऐसा आरिफ जकाती ने, क्या क्या है उनका नाम, आसिफ जकाती, आरिफ जकाती, यूट्यूबर है, क्या उन्होंने कह दिया था, ये तो कहता अरे लड़की थी, उनकी खुद की बेटी है, लड़की जी, इतनी जी। सुंदर, इसकी माँ भी सुंदर होगी, देख के आता हूँ, मैं ही देख आता हूँ इसके पैसे, इतनी सी तो बात की, उसकी बेटी थी, उसी की बीवी थी, उस पर मुकदमा कर दिया, है ना, उसे हिरासत में ले लिया, उसको जमानत करनी पड़ी। तो इस पे बताओ, ओटीटी मूवी, इन पे क्या है, छोटी सी बात आप अपना देखिए कम से मूवी कम में, बताइए। मूवी में अगर आप एक गाली भी दे रहे हैं तो उस पे सेंसर बोर्ड उसको कट कर देता। सरकार को क्या करना चाहिए? अरे सेंसर बोर्ड लागू करो ना इन पे भी, खुली छूट नहीं होनी चाहिए। ये तो इतनी खुली है कि आप बेडरूम में जो चाहे वो देख लो, कौन सी चीज नहीं है। विदेशी इतनी गंदी गंदी फिल्में पड़ी हैं उनपे कि आप घर में डर लगता है कि हमारे बाद अगर ये लोग बच्चे चलाएंगे तो क्या होगा, सोचो आप। अब जैसे मैम भाषा की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ। यहाँ पे सेंसर बोर्ड लगा है, आप जब रेस्क्यू करने जाते हो तो संवेदनशील बात तो नहीं करता नहीं, होगा वहां पे नहीं कोई भी, देती आप मैं गालियां। हाँ, तो आपको हाँ। भी देनी पड़ती होंगी, वो बिल्कुल। भी आपको देते होंगे, बिल्कुल, और खुद ऐसी देते कोई सभ्य कोई नॉर्मल ना, गाली भी नहीं सुनी ना, होगी आपने। खुद ही मैं माँ तो बहन की गालियां देती क्या हूँ उनको। भाषा क्या रहती है मैम वहां पे, किस किस लेवल तक कि जाती वो है? मुझे इस लेवल तक भी जाती है कि तुझे बिठाएंगे, तेरी बेटियों को बिठाएंगे ही, तेरी बहू को लाके बिठाएंगे ही, ये तो वो आपका खून नहीं खोलता? ना मेरा नहीं खोलता, क्योंकि हमने तो उन्हें बिठाया वहाँ, क्या देंगी, वही तो देंगी जो हमने उनको दिया, क्रिया की प्रतिक्रिया है ना ये तो। ये बहुत बड़ी बात है मैम जो आप समझ रहे हो। नहीं मैं कहती, मैं उन्हें पलट के इस बात पे नहीं कहती, लेकिन आप मुझे चीज झपट करता तब माँ बहन की गाली जरूर देती कि लड़की का जीवन बर्बाद कर रही है, फिर भी अपने आप को भला दिखा रही है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। हाँ कल जाके उसे कहूंगा अरे चल यार मेरे से गालियां निकल गई, चाय पिला। अच्छा चलो, अच्छा है ये, अब तानिया हम बात करते हैं, छोटी सी ये बात बताओ आप, कोठों पे क्या होता है, कैसे कमरे होते हैं, कैसा होता है, वो कैसे गंदगी किस जानना उम्र के चाहते लोग हैं। आते हैं, क्या होता है, ये बताओ थोड़ा उम्र सा। का तो कोई लिहाज नहीं, क्या 60 का भी हो सकता है, 65 का, जिसके बस की सेक्स करना भी नहीं है, वो भी हो सकता है, वो पैर के अंगूठे से, नाखून बड़े हुए से सेक्स कर सकते हैं। क्या उनकी क्या उनकी चीखों में, नाक पैर के अंगूठे से? पैर के अंगूठे को डाल, जिसका नाखून बढ़ा हुआ है, लड़की लहूलुहान हो रही है, लेकिन वो उनका अल्टीमेट प्लेजर है। लड़की जितना चीखेगी उतना उनका प्लेजर है, अगर नहीं चीखेगी तो लात मार के बाहर। चीखों में प्लेजर ढूंढ रहे हैं लोग, दूसरी चाहिए, ये नहीं, ये तो ठंडी है, इसका क्या करेंगे, इस तरह की भाषा। इस तरह की भाषा है। और उम्र का क्या है, उम्र का तो जो जाना है वहां जाना ही है। हाँ ये अलग है कि अब क्लासिफाइड नहीं रहा कि अब वहाँ वो लोग जा रहे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, लेबरर हैं, इस तरह के लोग जो शाम तक मुश्किल से 500-700 रुपये कमा पाते हो, 250 रुपये वहाँ खर्च करते हैं, 100 रुपये की शराब पीते हैं, 150 रुपये घर में देके अगर बीवी ऐतराज करे इसमें क्या करूँ, उसे पीटते, बस इतनी सी दुनिया।
और इसका दाम क्या होता है मैम? 250 से 300 बस। एक बात ये हो बताओ, क्या 20 रुपए में कोई, आपने सुनी है घटना, सबसे कम पैसे में कितनी लड़की में, सबसे कम पैसे मेरे शहर की लड़की कौन सी रही? लड़की थी, बहुत नजदीक, कितने रुपए में बिकी होगी? मात्र 20 रुपए में कहती हूँ उसे कि वो बिकी। कितने? 20। 20 रुपए में तो चाय भी नहीं आती हो ना, लेकिन उसके हथेली में रोज 20 रुपए थे जो उसको दे दिए कि जा और वहां उतरना। और देखिए जब वो बस अड्डे पे उतरती, एक टिकट दिया मेरे सच बताइए, मुझे यकीन नहीं है। किसने किसने दिए मैम 20 रुपए? असल में वो इतने गरीब घर की है कि वो कपड़े वपड़े धोते हैं धोबी। अरे यार आप ये देखो, मात्र 20 रुपये, जिसकी चाय भी नहीं आती है, उसमें एक वो बिटिया बिक जाती है किसी की। वो रोज कपड़े धोने जाती थी, वहीं बहुत गरीबी में जी रही थी। माँ बाप मर गए थे, बुआ पाल रही थी, वो भी जैसे पाल रही थी बस इसी तरह। तो उसने कोई उससे लड़का है, वो मुस्लिम थी, लड़का हिंदू था, उससे बातचीत करती रहती थी, ऐसी कोई प्यार मोहब्बत की नहीं, नॉर्मल बातें पूछता रहता था, क्या है तेरे घर में, कोई ना हो मुझे बताना, मैं पैसे दूंगा करूँगा। ठीक ठाक घर का लड़का था। एक दिन उसने कहा लड़के ने से, पता नहीं इतनी भोली भाली सी थी, मुझसे शादी कर ले, मुझे यहाँ से ले जा, मैं बहुत परेशान हूँ। उसने बड़ा सपाट जवाब दिया कि मैं तुझे नहीं ले जा सकता, मैं ले भी जाऊंगा तो मेरे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम अलग अलग धर्मों के तो बवाल हो जाएंगे इस शहर में, तो मैं आज से हम यहीं से मिलना बंद कर दें। उसने आना नहर पे छोड़ दी। ऐसे में ट्रैफिकर कैसे सक्रिय होता है। एक लड़का उसके पड़ोस का ही कहता, देख लिया काफिरों को, इससे प्यार करने चली थी, मैं करूंगा तुझसे शादी। और उसके कहने में आ गई कि अगले दिन कल आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, मैं तुझे अपनी मौसी घर भेज दूंगा, पीछे से मैं आ जाऊंगा, नहीं तो ये सबको पता लग जाए तो मेरे साथ भाग गई। उसको मेरठ का एक टिकट दिया, टिकट में से बचे हुए 20 रुपये उसके हाथ में रखे और कहा कि भाई रिक्शे वाले को मत देना, रिक्शे वाले से कहना मुझे कबाड़ी बाजार छोड़ दे, और वो जिस जगह भी छोड़ दे उसी भी ऊपर चले जाना, मेरी मौसी है सारी मौसी बना देती है। मैंने चले ये चला गया, इसका मतलब उनके स्टेक होल्डर वो रिक्शे वाले भी हैं। फिर वो आ गई, वहाँ आके वो जीना चढ़ गई, किसी ने पूछा तो क्यों आई, लेकिन उसे बचाने वाला ऊपर होता है, मैं तो माध्यम हूँ केवल। वही सज्जन जी ने मैं कह रही थी, बाद में मैंने राखी बांधी उनको, वो उतरा था और मेरा उसका हमेशा का ही है, मैं लड़की निकालूं वो चिल्लाए। वो आ रहा था और पैंट लगती थी वहां पे, अब तो बंद हो गई है पैंट, बहुत भीड़ रहती थी, तो वो उतर रहा और मैं वैसे ही, मैं जब वहां ऊपर नहीं जाना होता तो मैं एक दुपट्टा बांध देती हूँ कि खामा खामा पहचाने, थोड़ा इनको घबराहट सी होती है। मैं निकल के जा रही थी तो मुझे वो उतरता हुआ एकदम से मेरे से टकराया, मैंने थोड़ा मुंह नीचे करके उसके कंधे पे हाथ मार के कहा, मैंने कहा तू बहुत उड़ रहा, पता नहीं क्यों कहा, मुझे समझ ही नहीं आया। तब तक नहीं कोई राखी वाखी भी नहीं थी, कुछ नहीं बात थी, और मैंने कहा किसी दिन तेरी टांगे काटूंगी, सोच के। वो कुछ नहीं बोला, उसने एक रिक्शा वाला बुलाया कि बहन जी को, उसे 20 रुपए दिए, इनका ऑफिस छोड़ के आ गया। मैं मना नहीं करती, रिक्शा ठीक है मैं तो जाऊंगी, मैंने कहा चल हटा, आ गई मैं। वो मेरे से पहले वहां मिला, मैंने कहा भाई वहीं कर लेता, क्या बात करने के लिए, क्या करना है। वो बहन जी एक लड़की है उसके यहाँ, जहाँ से मैं आया था, अभी निकाल दो, तो बीत जाएगी शाम तक। मैंने वहां क्यों नहीं बताया, अरे वो आप समझती हो सारी बात, मुझे भी तो उतना ही खतरा है। सही बात है। हाँ फिर गया था, लड़की को हाथ पकड़ा सीधे गया, इतना वो समझती कुछ, मैंने उतार लिया था। जिससे नाराजगी थी उसने जो हाँ। है सामाजिक भला भी किया है ऐसे। फिर क्या हुआ उस लड़की का मैम? लाके हमने वीडियो ट्रायल कराया, मेरे भाई की वहीं पास में ही डेरी है, तो हम ले गए। मैं कहते इसलिए लेकिन मेरे पीछे करते हुए ये लोग भी आ सकते हैं, लेकिन वहीं बुला लिया, पहले जी भैया फोन किया, वो सब आ गए। तो बहुत देर से ऐसे ऐसे करी जा रही थी, मैंने कहा क्या हो गया हाथ में, फिर देखा तो 20 रुपए थे, ये किसने दिए, उसने दिए। और मैं तू जानती है, तू कहाँ थी, नहीं ये उसकी मौसी का घर है। आप ये बताओ, मेट्रोपॉलिटन सिटी है मुंबई, बंगाल, दिल्ली और हमारे आसपास आगरा भी है, इतनी बड़ी बड़ी सिटी में सब धंधे चल रहे हैं, ये सब चल रहा है, क्या है इसमें लास्ट में आप सबसे पहले बताइए क्या होना चाहिए, क्या मांगती हैं, क्या है इसका एक क्या हो सकता है? आप में से पढ़ा हो तो ये सप्लाई और डिमांड का रिश्ता है, बस सप्लाई तब है जब आपकी डिमांड बढ़ेगी। मान लीजिए हमारे यहाँ अथाह गेहूं हो रहा है, हमारी डिमांड पूरी हुई, अगर हम फिर भी रखेंगे तो हम डाउन चली जाएगी मेरी अर्थव्यवस्था, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये है वो स्थिति कि आपकी जब तक मांग बनी रहेगी तब तक ही बाजार बने रहेगी। ये जो लोग कहते हैं ना कि जब बलात्कार सिर पड़े, उन्हीं लोगों की वैसे मांग बनी हुई है। ये और बात बताओ, ब्रह्मपुरी का ये रेड लाइट एरिया बंद हो गया, अब कैसी खुशी होती है, क्या है? नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों?
बिल्कुल भी नहीं, वो उनके घर थे, उनके घरों से आप कैसे उजाड़ सकते हैं किसी को? अगर वो ये काम कर रही है, आपने हिदायत दो कि भाई ये काम नहीं करोगी, फॉलो अप करो उनका। अपनी जो ये तुम्हारी पुलिस पिकेट घूमती पैसे लेती है उनका करो। अगर वो सही थी तो क्यों अभी रेड हुई? क्यों 21 लड़कियां आपने उठा के मजिस्ट्रेट को पेश की? क्यों की? कहाँ बंद हो गया? कुछ नहीं। आपने उनका ना रेस्क्यू किया, ना रिहेबिलिटेशन किया, आपने उनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं चलाई, तो कहां से हो गई? वो क्या करेंगी? क्या काम आता है उनको? बताइए क्या काम आता है उनको इस काम के अलावा? तो क्या करेंगी? तो केवल कागजी खाना पूर्ति माने उसे? सब कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं हो गया। उन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए एक अपील की, कोर्ट माननीय कोर्ट पे क्या टिप्पणी करूंगे, उन्होंने मान ली। हटाओ इनके उनके परमिशन से। अब कैसे हटा सकते हैं किसी की परमिशन से? किसी को कानूनी भी नहीं हटा सकते। कल कोई मुझे आके कहने लगे कि इसके घर से निकालो, कैसे कोई निकाल देगा मुझे? मुझे ये तो कह सकता है कि तुम कोई गलत काम कर रही है तो मत करो, लेकिन मेरे घर से कैसे निकाल सकता है मुझे? आपने तो उनके घर उजाड़ दिए इसी बिना पे उनको उनके ताले खुले। ये रेड लाइट नाम कैसे पड़ा मैम? इसको रेड लाइट एरिया क्यों बोला पहले जाता है? दाल मंडी कहलाई जाती थी, अच्छा, क्योंकि जहां दाल मंडी है वहां ही बाजार थे, नीचे तमाम थोक का, ऊपर ये। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों को लगा कि भाई ये कुछ हो, उन्होंने इसको कुछ नाम दें ताकि हमारे सैनिक वहां जाएं तो ठीक ना हो, ऐसा कुछ। उन्होंने इसको रेड लाइट नाम इसलिए दिया कि आपके यहाँ रेड लाइट से आप रुकते हैं, है ना, इसलिए कि आपको सामाजिक डर भी है। लोग कहेंगे बड़ा पागल है, रूल भी फॉलो नहीं करता। आप कानून की जद में भी आते हैं, आपको तुरंत चालान कट जाएगा और मर तो जाएंगे, जीवन की भी हानि होगी। तो रेड लाइट लगाए गए, पोल लगाया, उस पर लाल शीशों का एक वो लगाया गया, और शाम को एक आदमी आकर एंट्री एग्जिट उसे जलाता था, पेट्रोमैक्स टाइप का उसको जलाता था कि अब ये रेड लाइट हो गई है, आपकी मर्जी, आपको सामाजिक जीवन खोना हो, निजी जीवन खोना हो और कानून की जद में भी आना हो, क्योंकि रेड होगी तो पकड़े जाओगे, तो जाओ, नहीं तो रेड लाइट होगी। रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होती थी वो। और उसमें भी ये कि नीचे एक बोर्ड लगाया गया था कि सैनिकों का प्रवेश निषेध। ये मेरी याद की बातें हैं, हमने भी देखा है उसको, वैसे कई बार देखा है, कोने पे लगा हुआ था वहां पर सैनिकों का, बिल्कुल मस्जिद क्रियाओं के पास कि सैनिकों का प्रवेश निषेध है। तो अब सब चीजें हट गई, ये रेड लाइट। और वो रेड लाइट को आज के यूथ ने देख लिया, ये रेड लाइट्स पे लड़कियां खड़ी हैं, पुलिस पे लड़कियां खड़ी हैं, और वो ये उनका है सिग्नल, ये उनका सिग्नल है कस्टमर का, इसको कर रही हैं। और बाकी हमारे जमाने में किताब तब भी था, ये वो किताब पढ़ रही है, बहुत पढ़ाकू लड़की है, अभी इंतजार देख रही की सवारी का, और आज वो मोबाइल देख रही है। हाँ भाई, बहुत पढ़ाकू लड़की है, कोई आ रहा होगा इसका कस्टमर। आपके एक्सपीरियंस को जानते हुए मेरा बस एक आखिरी क्वेश्चन यही है मैम, जैसे कि आज हमारे समाज में ट्रांसजेंडर को भी एक अलग पहचान दे दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपने इतना कुछ करा 30-32 साल में, तो मैं कहीं ना कहीं श्योर हूं कि आपने कहीं ना कहीं इनके लिए भी कोई रूल बने, कोई इनके हक में कोई चीजें हो, कुछ तो आपने इनिशिएट किया होगा, या इनको एक अलग पहचान मिले, क्योंकि ये पहचान मैम जितना आज तक हम लोगों ने देखा है, इनको सच्चाई कह दो मैम। अभी जो मैंने जिक्र किया कि वो सोनागाछी घटना जो आलिया भट्ट में फिल्माई गई है, वो लड़की जब मरी तो उसकी जो मालकिन थी थोड़ा इमोशन जागे, कुछ पैसे की भी जागी, भाई मेरा तो पैसा मर गया, लड़की मर गई। उसने थानों में चक्कर काटने शुरू कर दिया, मुकदमा लिखो, मेरी लड़की मार दी, मेरी लड़की मार दी। कोई नहीं लिखा गया, कोई उसको मिला, उसने कहा भी तू कोर्ट जा, कोर्ट से मुकदमा करा। इस बीच बहुत अखबारबाजी हो गई थी, क्योंकि वो हर जगह जा रही थी। उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुमो मोटो संज्ञान लिया, और संज्ञान लेके ये किया, मुकदमा तो लिखा ही गया, अज्ञात में, नहीं जानती थी वो कौन है, तो एक एडवाइजरी जारी की तमाम स्टेट्स को कि अपने यहां से 2-2 सॉलिसिटर जनरल्स भेजे जाए, और एक बड़ी बैठक होगी और उसमें इनके पुनर्वास के लिए कुछ किया जाएगा। हुई बैठक, मैराथन बैठक हुई, उसमें 24 ट्रेड निकाले गए, ये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, और लड़कों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, पंचर, सब 24 ट्रेड ये। और उसके लिए ये कहा गया हर स्टेट सेक्रेटरी को कि रूडा है, सूडा है, सिंडिकेट बैंक का सिडबी है, और आपके ITI हैं जितनी भी सरकार, ये सब इनके प्रशिक्षण दिलाने की इस मुहिम में शामिल होंगी, इनके हैं इनको प्रशिक्षण दिलाए जाएंगे। और उसके बाद जितने नेशनलाइज बैंक हैं वो इनको अपना व्यवसाय स्थापित करने में पैसे की मदद करेंगे, मिनिमम रेट्स पे, ब्याज पे। हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे पास भी ऑर्डर की कॉपी आई, अब तो कुछ सार्थक होगा।
सार्थक ये हुआ कि हमारे पास एक दिन डूडा से फोन आया कि भाई ये कुछ महिलाओं के नाम और नंबर दे दो, और नंबर हो तो अगर उनकी ट्रेनिंग होनी है। मैं तो खुशी खुशी 70 महिलाओं के नाम दे दिए, कुछ के नंबर भी दे दिए। महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, इधर उन्होंने फोन घुमाया। मैं भाई क्या हुआ, ट्रेनिंग ना होगी? अरे मैडम आपको पता नहीं लगा, ट्रेनिंग तो हो गई। कब हुई भाई? अरे हो गई, वो लिस्ट भी भेज दी हमने। मैं भाग भाग के वहां गई। मैंने कहा भाई ट्रेनिंग में चली गई, तुमने बताया दीदी हम तो आपके बिना, और नहीं जाती हूँ मेरे बिना कहीं भी, नीचे उतरती नहीं, आप लाख कोशिश कर लो नहीं उतरती है। तो बोल दी आपके बिना हम कहीं जाते हैं? हमें तो पता भी नहीं कौन सी ट्रेनिंग होनी थी। अच्छा कोई नहीं, छोड़ो, मुझे लगा था कि शायद ट्रेनिंग होनी है। तो ऐसी हर जगह से हो गई। ये तो मेरा एक जिला था, पता नहीं कहाँ सैकड़ों जिलों से, सारे स्टेट से, सब जगह चली गई, क्योंकि बात खत्म हो गई। इसके बाद करो क्या करना, ये है सच्चाई। कुल मिला के सरकार अपनी संवेदनाएं रखे इनके प्रति, ये कहना आपका है लास्ट। बिल्कुल, पुलिस की अपने एजेंडे में शामिल करें इनके पुनर्वास को, रेड को नहीं। रेड कुछ नहीं होता। सही है। रेड क्या है? ये ईडी की रेड आप कर रहे हैं, करो, कौन मना कर रहा है? उनका क्या रेस्क्यू करना है आपको? फिर रेड इनके लिए क्यों? आप रेड करते, गलत काम हो रहा है भाई, वहां जरा देखना, रेड करो, पकड़ो सालों को, है ना? ये तो कहते हो इनका क्यों रेड है भाई? इनका तो रेस्क्यू करो ना, ये तो मजबूरियों की मारी हुई है। और लोग कहते हो जिसकी मंडी, मैं कहती हूँ कि वो मजबूरियों की मंडी है, तो आप उन मजबूरियों से निकालो ना, रेस्क्यू करो, उनका पुनर्वास करो। नहीं करते। एक्ट भी यही कहता है कि उनका रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन करो, रेड नहीं। रेड शब्द का इस्तेमाल नहीं है। नहीं, उनको तो लोग क्या क्या शब्द कहते हैं। जब अपने आप को खुद ही कह रही है हमें प्राउड रंडी, फिर कहाँ गुंजाइश रहेगी? वो तो नहीं सुनना चाहती कि आप हमें ये कहें। मैं तो नहीं कहती हूँ, मैं तो उनका कभी कोटा भी नहीं कहती, मैं तो कमरा ही कहती हूँ, निकलता भी नहीं मेरे मुंह से कभी, मैं नहीं कहती हूँ। क्योंकि संवेदनाएं अभी जीवित हैं आपकी। मेरी तो जीवित है, और मेरे सभी साथियों की जीवित है। हजारों की संख्या में मेरे वॉलंटियर्स हैं, कोई कभी ये नहीं कह सकता। ये तो कहेंगे कि भाई आज उसके कमरे पे जाना था, कैसे देखे? बस सही हो। हम लोग यही कामना करते हैं मैम, हम भी कहीं आपके साथ कहीं जुड़ पाए तो आप प्लीज मौका दीजिएगा। और आपने जो आज चाहिए कि आपके बाद इस मुहिम को तो कोई थाम के ना, अभी तो मैम आपको करनी है चीजें। और थैंक यू, आपने इतना कुछ हमसे शेयर किया, और हमारे दर्शकों को इस माध्यम से काफी यूएस जर्नी के थ्रू आपकी काफी सारी बातें हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से फिर से आपके साथ मुलाकात करें, फिर से हम कुछ नई बातें, इतने आपके और एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे और बहुत पुण्य के काम आपके हो जाएंगे। यूएस जर्नी की इस अजय यात्रा को अतुल शर्मा जी ने इतने मार्मिक और शानदार तरीके से रखा। मानवीय संवेदनाओं पे बात हुई, महिला पे बात हुई, उस बहन बेटी पे बात हुई जिससे लोग बचते हैं। मैंने पहले ही कहा था वे बदनाम गलियां, लेकिन बदनाम उसे किसी और ने नहीं, इसी समाज ने किया है। मेरा तो अंत में यही कहना है कि बहन को, बेटी को, स्त्रियों को लेकर अपना मन मस्तिष्क शुद्ध रखना चाहिए, और किसी भी बहन बेटी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, या उसके किसी भी जीन्स से, टॉप से जज नहीं किया जा सकता। और इस अजय यात्रा में आपको फिर से कहीं ना कहीं और किसी शख्सियत के साथ दोबारा से मिलेंगे। मैं बीच में टोक के एक बात कहती हूँ कि इतना याद रखे समाज आपका कि उनके कमरों की मिट्टी लेकर दुर्गा की प्रतिमा गठित होती है, इतना समझ लो।